भारत सर की पाठशाला में। और आज भाई हम केमिस्ट्री को शुरू करते हैं। इसमें यूनिट फर्स्ट की बात करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है कि व्हाट इज द पोस्टुलेट ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, यानी एमओटी के क्या पोस्टुलेट हैं। राइट द डिफरेंसेस बिटवीन बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। ठीक है भाई, अच्छा खासा क्वेश्चन है, ट्रेंड में रहता है हर टाइम। तो सबसे पहले इसमें हम बात कर लेते हैं कि एमओटी क्या है। तो सबसे पहले ये बात ध्यान रखें कि इसमें आर एस मुलिकन एंड फी 100 ने इसको दिया था। According to MOT, the valence electron are associated with the all nuclei in the molecule. Atomic orbital with same energy and symmetry combine to form molecular orbital by linear combination of atomic orbitals, इसको बोलते हैं LCAO। यानी कि जो आपका एटॉमिक ऑर्बिटल होता है, जो आपका एटॉमिक ऑर्बिटल होता है उसकी एनर्जी सेम होती है, सिमेट्री होती है, और मिलकर के क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं बाय लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल से। इसमें ध्यान रखेंगे कि भैया साई ए साई बी ये क्या है, वेव फंक्शन होते हैं। तो साई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में लिखा जाएगा साई ए प्लस माइनस साई बी, यानी कि दो एटम आपके पास में है, एक ए है और एक बी है। इसके लिए वेव फंक्शन है साई ए, इसके लिए वेव फंक्शन है साई बी। ये साई ए साई बी क्या है, ये बताते हैं कि एटम के प्रेजेंट होने की पॉसिबिलिटीज क्या हैं। ठीक है, इतनी बात ध्यान रखनी है इसके अंदर। आगे बात कर ले तो द टू टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आर फॉर्म्ड, दो प्रकार के बनते हैं, एक बॉन्डिंग बनता है और एक एंटी बॉन्डिंग बनता है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म द एडिटिव ओवरलैप ऑफ टू एटॉमिक वेव फंक्शन इज नोन एज बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जैसे कि साई बी की बात कर ले तो साई ए प्लस साई बी बनेगा। साई बी का मतलब क्या है, स्मॉल बी का, ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर है। ठीक है, ऐसे ही साई ए का मतलब क्या है, ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर है, जो कि दोनों को माइनस करता है, दोनों को प्लस करता है। इसलिए बोलते हैं इसको सब्ट्रैक्टिव, उसको बोल देते हैं एडिटिव। डिफरेंसेस की बात कर ले तो डिफरेंसेस भाई आपके पास ये है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर में और एंटी बॉन्डिंग में। दे आर फॉर्म्ड बाय एडिटिव ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, दे आर फॉर्म्ड बाय सब्ट्रैक्टिव ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। यानी देखिए बॉन्ड कब बनता है, बॉन्ड बनता है ऐड होने से, यानी जुड़ जाने से, पेयर बन जाने से। एंटी बॉन्डिंग कब होगी, जब दुश्मनी हो जाएगी, जब एक दूसरे में से माइनस हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। ये बात ध्यान रखनी है। जब ऐड हो जाएंगे तो वे फंक्शन काम करेगा इस प्रकार से कि साई बी होगा आपका साई ए प्लस साई बी, और साई ए यानी एंटी बॉन्डिंग वाला आपका होगा साई ए माइनस साई बी। ये बात ध्यान रखनी है। इलेक्ट्रॉन्स आर कंट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ द बॉन्ड, यानी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं बॉन्ड बनाने में। वहीं एंटी बॉन्डिंग में कोई भी कंट्रीब्यूट नहीं करता। बॉन्डिंग वालों के एनर्जी लो होती है और स्टेबिलिटी हाई होती है, एंटी बॉन्डिंग वालों की एनर्जी हाई होती है लेकिन स्टेबिलिटी बहुत ही लो होती है। ये बात ध्यान रखना ना। इसको हम दिखाते हैं सिंपल साई और सिंपल पाई से, इसको दिखाते हैं सिग्मा स्टार और पाई स्टार से। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आर लोकेटेड इन द बिटवीन द टू न्यूक्लाई एंड इलेक्ट्रॉन आर स्कैटर्ड, एनर्जी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज हायर, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज लोअर। तो ये बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में आपको डिफरेंसेस पता होने चाहिए। 2 नंबर में अच्छा खास क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है भाई कभी कभी। ठीक है, हमारी आपसे यही विनती है कि आप जब वीडियो पे लाइव आते हैं तो उसको लाइक जरूर कर दे भाई, है ना। तीसरा क्वेश्चन, तो सेकंड क्वेश्चन ये है कि कैलकुलेट द बॉन्ड ऑर्डर। भाई बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन आएगा ही आएगा 100%। O2, O2 पॉजिटिव, O2 नेगेटिव, एंड अरेंज देम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर टू बॉन्ड लेंथ, उनको अरेंज करना है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा डायग्राम आप बना लेंगे अगर क्वेश्चन 7 मार्क्स में आता है तो। ठीक है, इसमें क्या है आपके जो है ये ओ ए है, ओ बी निगेटिव है, O2 निगेटिव वाला है, ये आपका जो है O2 नेगेटिव वाला है, O नेगेटिव वाला है ना। इसमें 2s ऑर्बिटल है, एक बॉन्डिंग वाला होगा, एक एंटी बॉन्डिंग वाला होगा। ये 2p वाले हैं, इसमें आपके नीचे वाले बॉन्डिंग हैं, ऊपर वाले एंटी बॉन्डिंग हैं, और सारे मिलके इधर आ गए। बॉर्डर लेंथ कैसे निकालते हैं जरा वो देखने में आपके इसमें एक छोटा सा फॉर्मूला बताता हूँ। फॉर्मूला ये है बी ए बी ए बी 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 ए ए ए। इतनी चीज याद रखो कि स्टार स्टार याद रखने में प्रॉब्लम होगी कि बाबा बी 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 ए ए। ठीक है,
इसमें क्या है, आप अगर मान के चलो O2 का निकाल रहे हैं, O2 का बॉन्ड ऑर्डर निकाल रहे हैं, ठीक है, तो O2 पे कुल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? एक O पे 8 इलेक्ट्रॉन, तो 2 पे कितने हो गए? 16 इलेक्ट्रॉन। तो इसको डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, 2 4 6 8 10 12 14 16, ठीक है। अब इसमें जो है आप बॉन्डिंग वाले और एंटी बॉन्डिंग वाले देखिए। अब इसमें आप बॉन्डिंग वाले, जो बी है इसका मतलब है बॉन्डिंग, जो ए है इसका मतलब है एंटी बॉन्डिंग। तो बॉन्डिंग वाले 2, तो 4, तो 6, तो 8, तो 10। तो बॉन्डिंग वाले हैं आपके 10 इलेक्ट्रॉन, माइनस एंटी बॉन्डिंग के 2, तो 4, तो 6। 6 आपके कौन से है? एंटी बॉन्डिंग वाले हैं, ठीक है। उनका 2 कर दीजिए, तो क्या बनेगा? 4/2 यानी कि 2। यहाँ पे ये 6 कर लेना भाई, ठीक है। तो क्या आएगा? टू बॉन्ड ऑर्डर आएगा। टू बॉन्ड ऑर्डर का मतलब क्या है कि ओ के बीच डबल बॉन्ड है, ओ के बीच डबल बॉन्ड है, ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या बोलते हैं कि कितने नंबर ऑफ बॉन्ड बनेंगे वो बताता है ना। तीसरा O2 नेगेटिव का निकालेंगे, तो ए नेगेटिव में आप देख रहे हो, नेगेटिव का मतलब क्या है, यहाँ पे O2 नेगेटिव, यहाँ पे -2 नेगेटिव है ना। तो इनका भी आप ऐसे ही निकाल सकते हैं कि भाई 16 में से और बढ़ गया इसके अंदर +1 के इसी तरह हो जाएंगे, तो एंटी बॉन्डिंग वाला इलेक्ट्रॉन और बढ़ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही 2 नेगेटिव है तो +2 कर दीजिए। सेम पैटर्न आपको यहाँ पे काम करना है ना, ये बात ध्यान रखनी है। स्टेबिलिटी की बात कर ले तो बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा होगा, यह ध्यान रखना, बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा होगा वो मॉलिक्यूल उतना ही स्टेबल होगा। भाई सिंपल सी बात है, एक लकड़ी आपके पास में है जल्दी टूट जाएगी, डबल लकड़ी है थोड़ा जान लगानी पड़ेगी, 3 है तो और जान लगानी पड़ेगी। इसलिए बॉन्ड ऑर्डर जितना हाई, वो मॉलिक्यूल वो आपका उतना ही स्टेबल हो जाएगा। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर आपका ये वाला आता है, क्योंकि O2 ग्रेटर देन O2 नेगेटिव ग्रेटर देन O2 2 नेगेटिव। लेकिन बॉन्ड लेंथ के एकदम रिवर्स में होता है कि जितनी ज्यादा लंबी होगी लेंथ बॉन्ड की, उतनी ही स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, ये बात ध्यान रखना भाई, ठीक है। तो ये आपको रीड कर लेने हैं भाई, है ना। थर्ड क्वेश्चन में हम जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन कहता है कि ड्रा द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ NO मॉलिक्यूल, कैलकुलेट इट्स बॉन्ड ऑर्डर एंड डिस्कस इट्स मैग्नेटिक नेचर। अच्छा खासा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले बात कीजिए कि ये NO क्या है। ये देखिए हेटेरोडायटोमिक मॉलिक्यूल है, दोनों मॉलिक्यूल अलग अलग हैं। तो मॉलिक्यूल दैट कंटेन 2 डिफरेंट एटम, इसमें एक नाइट्रोजन है एक इसमें ऑक्सीजन है। MO क्या करता है, एनर्जी लेवल डायग्राम इज ऑलवेज स्क्यूड टुवर्ड्स द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। अब मुझे बताइए N में और O में जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन होगी जिसकी, उसकी तरफ क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट हो जाएंगे, ठीक है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव atomic orbital lies closer to bonding MO and less En atomic orbital lies closer to anti-bonding MO। देखिए यहाँ पे सारा गेम जो होगा En के ऊपर होगा। En मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो जिसकी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, है ना, तो उसकी तरफ इलेक्ट्रॉन जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए 1s बनेगा N का, 2s बनेगा, और ये 2px 2py 2pz बनेगा। ऐसे ही ओके 1s 2s 2px 2py 2pz बनेंगे। या बीच में जो भी फॉर्मेशन होगी बीच में, वो फॉर्मेशन NO की होगी, ये फॉर्मेशन NO की होगी। जैसे यहाँ से एक बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जाता है, ठीक है, यहाँ पहुंच जाता है, तो एक यहाँ से एंटी बॉन्डिंग जाता है, यहाँ पहुंच जाता है। ऐसे ही 2s का बॉन्डिंग बॉन्डिंग जाएंगे भाई। s ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं ना मैक्सिमम, एक बॉन्डिंग वाला एक एंटी बॉन्डिंग वाला, वही यहाँ पे जा रहे हैं। ऐसे ही जब बचते हैं px py pz में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन उसके अंदर हैं, तो पहले बॉन्डिंग वाले गए फिर एंटी बॉन्डिंग वाले गए। इस टाइप से आप इसको डायग्राम को बना लेंगे। इसको बोलते हैं MO डायग्राम ऑफ NO, ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। और FON आपने पढ़ा होगा, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जिसकी ज्यादा En ज्यादा होगी, तो आपने फोन का मतलब सुना है, फोन सबसे ज्यादा इसकी होती है, फिर इसकी, फिर इसकी, यानी कि O वाला एटम की En सबसे ज्यादा है, ये ध्यान रखना, ठीक है, En से। तो फोन याद रखें, FON, फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, यानी फ्लोरीन की En लगभग लगभग 4 के करीब होती है, इसकी 3.5 के करीब होती है, इसकी 3 के आसपास होती है, ठीक है। इतनी बात ध्यान रखेंगे भाई।
तो जिसकी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ फ्लाई कर जाता है ना। तो ये बात ध्यान रखनी है। अब देखिए एमओ डायग्राम को इससे कैसे डिस्प्ले करेंगे। अगर इसको याद करने प्रॉब्लम है, मैंने आपको फिर से एक शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ। शॉर्ट ट्रिक क्या है, याद रखो, बाबा बाबा बी 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 ए ए ए, ठीक है। NO के अंदर कुल कितने इलेक्ट्रॉन, टोटल इलेक्ट्रॉन 7 इसके 8 इसके कितने हो गए 15 इलेक्ट्रॉन। इन 15 को डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, 2 4 6 8 10 2 12 तथा 1 15। बॉन्डिंग वाले 2 2 4 2 6 2 8 10। एंटी बॉन्डिंग वाले 2 2 4 1 5, दोनों का आधा कर दो, यानी 5/2 क्या बन गया 2.5 बन गया। ठीक है, तो इसको बोलते हैं। और इसी को आप देखिए, जो ये सिग्मा 1s लिखा हुआ है वो बॉन्डिंग वाला है, ये बॉन्डिंग वाला है, ये एंटी बॉन्डिंग वाला है। आप इससे भी इसको रिलेट कर सकते हैं। ठीक है भैया, कैसे कर सकते हैं, देखिए ऐसे, ये बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, बाबा हो गया बॉन्डिंग बॉन्डिंग बॉन्डिंग, यहाँ पे इक्वल हो गया, एंटी बॉन्डिंग आगे भी एंटी बॉन्डिंग आएगी। तो ऐसे रिलेट कर सकते हैं। और NO का जो मॉलिक्यूल है पैरामैग्नेटिक होता है, क्योंकि इसके पास में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, कहाँ पे, एंटी बॉन्डिंग वाले 2px ऑर्बिटल में। ये कंसेप्ट ध्यान रखो भाई, ठीक है। चलिए ये देखो हमने डायग्राम बना दिया है कार्बन डाइऑक्साइड का। कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड का, इसको भी ध्यान रखेंगे। हालांकि अब तक ये आया नहीं है, लेकिन कभी पूछ लेता है तो इसको भी रीड कर लेंगे आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। ये भी देख लेंगे, HF का भी देख लेंगे। हमने कुछ इसमें एक्स्ट्रा लगाए हुए हैं कि इनमें से एक ना एक तो आएगा ही आएगा, 100% आएगा। सेम पैटर्न है, पैटर्न नहीं बदलेगा, ठीक है। या तो ये पूछेगा भाई डायमैग्नेटिक है, यस। पैरामैग्नेटिक वो पूछ लेगा, आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखने पड़ेंगे उसमें है कि नहीं है, ठीक है ना। इतनी सी बात आपको रीड कर लेनी है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, रिवीजन के हिसाब से बहुत अच्छे चल जाते हैं। ये उसका डायग्राम बन गया। तो आगे जो हमारा क्वेश्चन चलता है ये वाला, देखिए क्वेश्चन ये भी आता है, ऑन द बेसिस ऑफ एमओ थ्योरी कैलकुलेट द बॉन्ड ऑर्डर। NO का बॉन्ड ऑर्डर निकालना है। विल NO भी पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक बतानी है। ऐसा 2 मार्क्स क्वेश्चन भी आ जाता है, ठीक है। अभी मैंने इसका बॉन्ड ऑर्डर निकाला है, उसके बारे में इसको बताया कि पैरामैग्नेटिक है ना। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, व्हाट इज द लिक्विड क्रिस्टल, एक्सप्लेन देयर टाइप्स एंड इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन। अब लिक्विड क्रिस्टल की बात भैया आपको आ चुकी है ना। तो लिक्विड क्रिस्टल क्या है कि थ्योरेटिकल प्रोसेस चलेगा सारा का सारा, इसमें फिर से पढ़ लेंगे। लिक्विड क्रिस्टल आर स्टेट ऑफ मैटर, मैटर की स्टेट होती है, विच आर प्रॉपर्टीज बिटवीन दोज ऑफ कन्वेंशनल लिक्विड एंड सॉलिड क्रिस्टल। फ्रॉम एग्जाम्पल, लिक्विड क्रिस्टल में फ्लो लाइक ए लिक्विड बट इट्स मॉलिक्यूल में बी ओरिएंटेड इन ए क्रिस्टल लाइक वे। भाई देखिए लिक्विड क्रिस्टल क्या है, ये लिक्विड क्रिस्टल एक मैटर की स्टेट ही है, ना तो वो सॉलिड है ना ही वो प्योरली लिक्विड है, ठीक है। फ्लो कर सकती है, लेकिन उसके मॉलिक्यूल सेटअप कैसे करते हैं, जैसे कि क्रिस्टल हो, ठीक है। तो इस स्टेट को बोलते हैं मेसोमॉर्फिक स्टेट। क्या बोलते हैं, मेसोमॉर्फिक स्टेट। मेसोमॉर्फिक का मतलब होता है इंटरमीडिएट स्टेट, यानी कि बीच की स्टेट, ना तो कंप्लीटली सॉलिड है ना ही कंप्लीटली लिक्विड है ना। और इस लिक्विड क्रिस्टल को बोलते हैं मेसोफेज। क्या बोलते हैं, मेसोफेज बोलते हैं। इतनी बात ध्यान रखो। और फ्राइड्रिक्स ने आपको बताया कि कोलेस्ट्राइल बेंजोएट एक पहला ऐसा लिक्विड था, ठीक। ये इसकी शेप है, शेप बना लेंगे क्रिस्टल की। लिक्विड क्रिस्टल कैसी रहेगी, आइसोट्रोपिक ऐसे रहेगा, है ना। प्रॉपर्टीज क्या हैं, द मॉलिक्यूल ऑफ आर रोड शेप और डिस्क शेप होते हैं। ऑल लिक्विड क्रिस्टल आर मेसोजेंस बट ऑल मेसोजेंस आर नॉट लिक्विड क्रिस्टल। मॉलिक्यूल्स आर एन आइसोट्रोपिक इन नेचर। ये पॉइंट ध्यान रखो भाई, मॉलिक्यूल जो होते हैं वो एन आइसोट्रोपिक होते हैं नेचर के अंदर। एज्यूमिंग दैट द डायरेक्शन ऑफ प्रीफर्ड ओरिएंटेशन इन लिक्विड क्रिस्टल, ये वाली, this direction can be represented by an arrow called the director of the LC। तो ये साइन जो होता है इसको डायरेक्टर बोलते हैं LC का, लिक्विड क्रिस्टल का, ठीक है। each molecule is oriented at some angle to the director। these molecules possesses very strong dipole moment। ये जो molecule होते हैं बहुत ही ज्यादा dipole moment रखते हैं। the LC molecule prefer to align parallel to each other because of the strong intermolecular attraction। उसको बोलते हैं पाई पाई अट्रैक्शन के कारण ये एक दूसरे से ज्यादा ही अलाइन होते हैं और एक दूसरे के पैरेलल काम करते हैं। A typical liquid crystal molecule is represented by a central rigid part known as mesogen and flexible end। ये पॉइंट आपको याद रखने हैं कि जो LC मोलिक्यूल है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है सेंट्रल रिजिड पार्ट से, जिसको मेसोजन कहा जाता है। अगर आपके पास में दो
और ज्यादा रिंग सिस्टम हो, उनको करेक्ट किया जाए, उसको बोलते हैं सेंट्रल लीकेज ग्रुप। जैसे कि ये रिंग ये रही, एक रिंग ये रही, दोनों को जोड़ दिया, इसको बोल दिया बेंजीन रिंग, तो इसको बोल दिया इंटरमीडिएट ग्रुप, है ना, इसको बोल दिया रिजिड कोर। आई कहानी समझ? चलिए, एसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर ए मोलिक्यूल्स टू बी लिक्विड क्रिस्टल्स, जरूरत क्या है ये देख लो। शेप ऑफ द मोलिक्यूल मस्ट बी रोड लाइक, डिश लाइक होनी चाहिए। मोलिक्यूल मस्ट बी एन आइसोट्रोपिक होना चाहिए। मोलिक्यूल मस्ट हैव सम रिजिडिटी इन इट्स सेंट्रल रीजन्स एंड इट्स मस्ट बी फ्लेक्सिबल। Although LC combine the properties of a crystalline solid and isotropic liquid, they exhibit very specific electropractical phenomena which have no equivalent एनालॉग इन सॉलिड और इन लिक्विड। ये सब पॉइंट है भैया, ये पॉइंट आपको पढ़ने पड़ेंगे, है ना, रिवाइज करने पड़ेंगे, ये बात ध्यान रखनी है। ओके, आगे की बात है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन आप यहाँ से शॉर्ट में कर सकते हैं कि लिक्विड क्रिस्टल को हमने बांटा गया है थर्मोट्रोपिक से लाइटोट्रोपिक से। थर्मोट्रोपिक एलसी का मतलब है टेम्परेचर डिपेंडेंट, लाइट्रोपिक का मतलब क्या है, सोलवेंट डिपेंडेंट, है ना। थर्मोट्रोपिक को हमने बांटा है फिर कैलामेटिक एलसी से, डिस्कोटिक एलसी से। लाइकोट्रोपिक को बांटा गया है लैमेलर और हेक्सागोनल और क्यूबिक से। कैलामेटिक एलसी को बोलते हैं रोड से, है ना, और इसको बोलते हैं सिमेटिक एंड निमेटिक एलसी। सिमेटिक को बात क्या है, सिमेटिक ए, सिमेटिक बी, इसको बोलते हैं निमेटिक को ऑर्डिनरी निमेटिक, निमेटिक कोलोस्ट्रिक। ठीक है, तो ये पूरा पूरा क्या है, क्लासिफिकेशन है, पूरा डायग्राम, पूरा चार्ट ऐसे कैसे याद कर लेंगे, इसको एग्जाम में आए तो ऐसे कैसे बना के आ जाना, नंबर आपको अच्छे खासे मिल जाएंगे। एप्लीकेशन की बात करें तो कौन कौन सी एप्लीकेशन है, तो लिक्विड क्रिस्टल आर यूज फॉर डेकोरेटिव पर्पज इन कॉस्मेटिक्स। भाई कॉस्मेटिक सामान जो आप खरीदते हो उसमें इनका यूज किया जाता है, जैसे क्रीम बनाने में, ऑइंटमेंट बनाने में, है ना, इस सब के अंदर यूज होता है। थर्मोट्रोपिक कोलेस्ट्रिक लिक्विड क्रिस्टल आर यूज इन बॉडी केयर कॉस्मेटिक्स के अंदर यूज करते हैं किसको, थर्मोट्रोपिक कोलेस्ट्रिक को। ड्यू टू देयर कलर इफेक्टिव कोलेस्ट्रिक लिक्विड क्रिस्टल आर यूज इन नेल पेंट, आई शैडो ईटीसी में, इन सब में भी इसका क्या करते हैं, यूज करते हैं, है ना। तो ये भैया लाइट एमिटिंग डायोड में भी इनका यूज किया जाता है एंड मॉलिक्यूलर वायर्स में इनका यूज किया जाता है। ये सब इसकी क्या है, एप्लीकेशन है। और बहुत सारी एप्लीकेशन है, जितनी आप पढ़ सकते हो पढ़ सकते हो, जैसे कि डिस्प्ले में करते हैं एलसीडी की, है मेडिकल एप्लीकेशन में करते हैं, डिटेक्ट रेडिएशन में करते हैं, यूज इन नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग में करते हैं, है ना, यूज टू लोकेट ट्यूमरस वाइन्स एंड आर्टरीज में करते हैं। ठीक है, ये आप इसका देख सकते हैं एप्लीकेशन, आपने कहाँ कहाँ इसको देखा है, ये सब लिक्विड क्रिस्टल के बेस पे ही चलती हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा जो है 4 खत्म हो चुका है, आज का लास्ट क्वेश्चन होगा और इस यूनिट का भी होगा भाई। इलिस्ट्रेट द फ्लोरेंस डिस्कसिंग द फ्लोरेसेंट प्रॉपर्टीज एंड एप्लीकेशन। तो इसी बात पे सभी एक लाइक ठोक दो भाई, है ना। तो फ्लोरीन को किसने डिस्कवर किया, क्रोटो एंड स्मेली ने किया। इट इज एन एलोट्रोप ऑफ कार्बन, क्या है, कार्बन का एलोट्रोप है, और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार आता आएगा, 100% आएगा, याद रखें। इसको हम बकमिंस्टर फ्लोरीन ऑफ बकीबॉल भी कहते हैं। बकीबॉल देखिए, उसको कहते हैं लाइक फुटबॉल की तरह भी काम बनता है इसका ना। तो फ्लोरीन एग्जिट करता है C60 में, C70 में, पहली बात C60 में करता है, C70 में करता है। द कैनोनिकल स्ट्रक्चर C60 हैज आइसोहेड्रल सिमेट्री एंड एन इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर सिमिलर टू द दैट ऑफ ग्राफाइन, यानी इसकी स्ट्रक्चर C60 की लगभग किसके इक्वल होती है, ग्रेफीन के इक्वल होती है। C60 इज द मोस्ट स्टेबल एंड वाइडली यूज मेंबर ऑफ फ्लोरीन फैमिली। ठीक है, तो C60 को ज्यादा यूज किया जाता है, C60 ध्यान रखें भाई, भूलना नहीं है। स्ट्रक्चर में क्या है इसका, 60 कार्बन होते हैं, sp2 हाइब्रिडाइज होता है, 12 पेंटागन्स होते हैं, 20 हेक्सागन्स होते हैं, है ना। कोई भी पेंटागन्स एक दूसरे टच नहीं करता है, इस पेंटागन आपके जो है अलग अलग साइड रखते हैं। डायमीटर जो होती है इसकी 7 एंगस्ट्रम होती है, 7 एंगस्ट्रम होती है। ज्योमेट्री ट्रंकेटेड आइसोहेड्रन और जियोडेसिक डोम टाइप की इसकी ज्योमेट्री होती है। इसमें क्या होता है, देयर आर 30 कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन होते हैं, यानी C60 के अंदर 30 आपको C डबल बॉन्ड C मिलेंगे, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं 60 वर्टिसेस मिलेंगे, 32 फेस मिलेंगे। सिंगल बॉन्ड की लेंथ 1.45 एंगस्ट्रम होगी, डबल बॉन्ड की लेंथ 1.38 एंगस्ट्रम होगी। इट इज हाईली सिमेट्रिकल मॉलिक्यूलर एंड इट्स साइड इज 0 डायमेंशनल, हैज टेंडेंसी टू अवॉइड डबल बॉन्ड इन पेंटागन रिंग्स।
फ्लोरीन क्रिस्टल स्ट्रक्चर ये टाइप की, ये सब फ्लोरीन की भाई स्ट्रक्चर है। लाइक ए फुटबॉल, फुटबॉल वाला गेम बना के आ जाना, वही क्या है आपकी फ्लोरीन है, ध्यान रखो फ्लोरीन से फुटबॉल बनती है। ओके भाई, चलिए ये देखिए कार्बन एटम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, स्ट्रक्चर है ये सब क्या है, ये कोवलेंट बॉन्ड है, ये बेंजीन रिंग टाइप में चल रही है। पहले एक बेंजीन रिंग बनाओ, ठीक है, उससे दूसरी बेंजीन रिंग बनाओ, ठीक है, इसे तीसरी नीचे बना दो इस टाइप से, तो ये इसको आप बना सकते हो, है ना। इसमें देखो हेक्सागन भी है, पेंटागन भी है, कार्बन एटम ये रहे, तो कहाँ का पेंटागन बन रहा है, कहाँ का हेक्सागन बन रहा है, वो लिख दिया ना कि भाई यहाँ हेक्सागन है या पेंटागन है। हेक्सागन और पेंटागन ही होंगे और कुछ नहीं होगा, कभी यहाँ पे ऑक्टागन भी बना दो, है ना। कैसे बनता है, तो ये प्रिपेयर किया जाता है आर्क डिस्चार्ज मेथड से। इन दिस द ग्रेफाइट रोड्स आर वेपराइज, इसमें क्या करते हैं, ग्रेफाइट रोड होती है उसको वेपराइज किया जाता है। कैसे, इनर्ट एटमॉस्फेयर ऑफ हीलियम गैसेस के द्वारा। ग्रेफाइट रोड एवोपरेट करने के बाद में एक मिक्सचर बनती है किस किस का, C60 का, C70 का। यानी आपकी जो ग्रेफाइट की रोड है, जो ग्रेफाइट की रोड है, जब इसको वेपराइज करते हैं तो वेपराइज करके उसको वो C60 और C70 की मिक्स फॉर्म निकालती है ना। फिर इस मिक्स फॉर्म का क्या करते हैं, उसमें से C60 को आइसोलेट कर लिया जाता है, जिसको बोलते हैं क्रोमेटोग्राफी। आई बात समझे भाई, ठीक है। क्या प्रिपरेशन है, हमने क्या किया फिर से देख लो। ग्रेफाइट रोड कैप्ड इन इनर्ट एटमोस्फेयर हीलियम गैस 0.05 टू 0.1 एटीएम प्रेशर पे इलेक्ट्रिक करंट दिया, उसमें क्या हुआ, रोड एवपोरेट हो गई, उसने फ्लोरीन देना स्टार्ट कर दिया। जैसे कि लाइट और फ्लफी डस्ट था उसके अंदर, मिक्सिंग वाला था, उसको सब्लिमेट किया, फ्लोरीन मिक्स वाला निकला, फिर क्रोमेटोग्राफी का यूज करके हमने C60 निकाल लिया। लास्ट वाली स्लाइड का एक यहाँ पे ओवरव्यू था, ठीक है। प्रॉपर्टीज क्या क्या है, मस्टर्ड कलर सॉलिड एंड लुक ब्राउन ब्लैक, इट्स थिकनेस इंक्रीजेज, basically semiconductors but non-doping with alkali metals can be converted into conductor or superconductor। फ्लोरीन मोस्टली सेमीकंडक्टर टाइप में आता है, लेकिन अगर उसके अंदर कुछ मेटल मिल जाएं जो एल्काली मेटल होते हैं तो फिर ये कन्वर्ट हो जाता है कंडक्टर में, है ना। शोज पुअर एरोमेटिक नेचर, एरोमेटिक नेचर बहुत ही कम दिखाता है, ये एलिफेटिक ज्यादा दिखाता है। स्ट्रॉन्गेस्ट नॉन मटेरियल टू मैन, ये बात ध्यान रखनी है प्रॉपर्टीज में। exist and discrete molecule unlike graphite or diamond, pentagon of fluorine are more strained than the hexagon। यानी जो पेंटागन होता है फ्लोरीन का वो ज्यादा स्ट्रेंड होता है। सो एट हायर टेम्परेचर फ्लोरीन मॉलिक्यूल ब्रेक एट पेंटागन साइड्स, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो फ्लोरीन के मॉलिक्यूल जो है वो पेंटागन साइड पे ही ब्रेक करेंगे, ठीक है भाई, इतनी समझ में आती है। It is possible to trap some ion inside fluorine cage or attach some functional molecule to fluorine from outside। यानी ये पॉसिबल हो सकता है कि फ्लोरीन के कुछ आयन्स जो है फ्लोरीन की गुफा में क्या हो जाए, ट्रैप हो जाए, उनको जकड़ ले वो, है ना। कैन बी कंप्रेस टू लॉस 30% ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम विदाउट डिस्ट्रॉइंग द कार्बन एज स्ट्रक्चर, यानी कि इसको हम कंप्रेस भी कर सकते हैं उसके 30% वॉल्यूम तक, ठीक है भाई। यूजेस क्या है, हैव पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट, पर्सनल केयर एरिया, C60 सोर्स कैटालिटिक प्रोसेस, एक्ट एज ड्रग, C60 डेरिवेटिव्स एक्ट एज पोटेंशियल इनहिबिटर्स टू HIV, यूज इन प्रिपरेशन ऑफ सुपरकंडक्टर, इसके लिए इसको बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है एन ऑप्टिकल डिवाइसेस में और सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक्स के अंदर भी और बैटरीज के अंदर भी इनको यूज करते हैं भाई। एक क्वेश्चन इसे मैंने अपनी तरफ से जोड़ा है भाई, है ना, वो है CNT का। हालांकि CNT आप जो है फर्स्ट सेम में पढ़ चुके हो, जो आपने फिजिक्स में पढ़ा था, तो इसको आप जो है यहाँ पे रिवाइज कर लेना, मैं इसको आपको जो है क्या नोट्स में प्रोवाइड करा दूंगा भाई, ठीक है। कार्बन नैनो ट्यूब का इतना कुछ खास इसमें है नहीं, हालांकि एग्जाम में आया नहीं है CNT, लेकिन मुझे लगा कि आना चाहिए। एक क्वेश्चन ये है प्रिंसिपल ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री, ये भी अच्छा प्रिंसिपल है, 100% एग्जाम में आते हैं। 12 प्रिंसिपल पर पूछता ही पूछता कि 12 कौन कौन से हैं, जैसे कि प्रिवेंशन ऑफ वेस्ट, एटम इकोनॉमी, अवॉइड द जनरेशन ऑफ हैजार्ड्स केमिकल्स, डिजाइन ऑफ सेफ केमिकल्स, डिजाइन of safe auxiliaries, energy efficiency, incorporation of renewable feedstock, reduction in generation of derivatives, incorporation of catalytic, designing the chemical of degradation, incorporating real-time analysis, incorporation of safe chemistry of prevention of accident, ये एग्जाम्पल हैं। तो ये सिंथेटिक ऑफ पैरासीटामोल बाय कन्वेंशनली रूट, इसको हमने क्या किया है, पैरासीटामोल को बनाने का रूट ये है। हमारा पहला स्टेप क्या है कि नाइट्रिक एसिड
फिनोल में ऐड की गई। पहले ये फिनोल बनाओ, उसमें नाइट्रिक एसिड को ऐड करो यानी HNO3 को ऐड करो, उससे क्या बनेगा, पी नाइट्रोफिनोल बनेगा। तो नाइट्रोफिनोल में पोजीशन होती है क्या, ऑर्थो पैरा मेटा, ठीक है। तो ये पी पोजीशन पे है तो पी बन गया, और ये ओ पे है तो ओ बन गया। फिर क्या कहा हमने, नाइट्रो ग्रुप को क्या कर लिया, एमिन ग्रुप से हटा दिया, यानी एमिन ग्रुप कहाँ पे आया, कहाँ से आएगा, NH2OH से आएगा। तो इसको हमने O2 को हटा के यहाँ पे जो है क्या बना दिया, NH2 ग्रुप, इस पे अटैक करा दिया, तो पी एमिनोफिनोल बना। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हमने क्या किया, पी एमिनोफिनोल को हमने एसिटिक एनहाइड्राइड से ऐड कर दिया, प्रेजेंस ऑफ सोडियम एसीटेट। तो CH3CONA में हमने क्या किया, इसको एसिटिक एनहाइड्राइड लेके आए, इस पे इसको ऐड कराया, जो कि यहाँ पे ये ऐड हो गया पी पोजीशन पे, ठीक है। जब ये इस पे ऐड हो जाएगा, इसी को बोलते हैं पैरासीटामोल। ये क्या बन गया, पैरासीटामोल का फॉर्मूला। इसको भाई बार बार रिवाइज कर लेंगे, बार बार रिवाइज कर लेंगे, क्वेश्चन इसका आएगा। ग्रीन सिंथेसिस ऑफ पैरासीटामोल फ्रॉम फिनोल में सेम यही रिएक्शन है। फिर देख लो कैसे ग्रीन सिंथेसिस करते हैं। हमने फिनोल लिया, उस पे हमने पैरासीटामोल को ऐड किया, रिएक्शन करवानी है HF की प्रेजेंस में। किसमें, HF की प्रेजेंस में। तो आपका ये बन जाएगा 4 हाइड्रोक्सी एसीटोफिनोल। उसके बाद NH2OH से करानी है रिएक्शन, फिर हमसे क्या बन जाएगा, कीटोजाइम बन जाएगा, है ना। तो ये इसका रिएक्शन करवानी है। फिर स्टेप 3 में आपको पैरासीटामोल दोबारा से मिल जाएगा। तो ये मेथड जो है ग्रीन के तरीके से था, यानी कि ग्रीन सिंथेसिस बोलते हैं इसको, है ना। यूज क्या है, यूज तो बताइए है कि टेम्परेचर कम करता है बॉडी का, वीक एनालिसिस टू रिड्यूस द मिल्ड मॉडरेट पेन होता है, ये बात ध्यान रखनी है। गेन केमिस्ट्री के एडवांटेज है भाई, इनको रीड कर लेंगे। तो इतनी कहानी खत्म होती है। ये सब नोट्स हमें आपको मिल जाएंगे, हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उस पर आप जुड़ जाना, भारतीय सर की पाठशाला, ठीक है। वहाँ पे सभी क्लासेस के ग्रुप पड़े हुए हैं, ये क्लास यूं ही मिल जाएगी, ये इसकी PDF भी वहीं मिल जाएगी, ठीक है। तो आपसे हमारी विनती है कि जब भी देखें भाई वीडियो को पूरा देखें, लाइक तो जरूर कर दें, हो सके तो सब्सक्राइब भी कर ले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो, ठीक है। तो मिलते हैं कल यूनिट सेकंड के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय। यूनिट सेकंड से आपका एक न्यूमेरिकल मिलेगा, ठीक है भाई। तो किस प्रकार का न्यूमेरिकल मिलना है ये देख लीजिए। इस टाइप का क्वेश्चन आता रहता है कि हाउ टू फाइंड वेव नंबर्स, है ना। तो हो सकता है कि डिजिट आगे पीछे हो जाए, बाकी जो है पैटर्न सेम रहता है। तो पहला जो न्यूमेरिकल आता है वो इस प्रकार का आता है, इट्स स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ ए हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, ये लिखा हुआ है 1.2 10 की पावर 14 लिखा हुआ है भाई, ठीक है। वाइब्रेशन पर सेकंड, कैलकुलेट द वेव नंबर। तो वेव नंबर निकालना होता है, जब वेव नंबर निकालना होता है तो उसको आप न्यू बार लिखते हैं, है ना। वेयर हाइड्रोजन मोलिक्यूल एब्जॉर्प्शन बैंड विल बी ऑब्जर्व्ड इन एन IR स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो कैसे निकालते हैं, सबसे पहले फॉर्मूला याद रखिए, वेव नंबर का फॉर्मूला होता है V न्यू बार इज इक्वल टू 1/λ, सेंटीमीटर इनवर्स इसकी यूनिट होती है, ठीक है। और 1/λ क्या होता है, V/C हो जाता है भाई, है ना। वैल्यू पुट करेंगे आप लोग, जब वैल्यू पुट करेंगे तो आप देखेंगे आपका आंसर ये 14 यहाँ पे लिखा हुआ ये आ जाएगा, इंटू अपॉन में 3 × 10 की पावर 10, ठीक है। सेंटीमीटर पर सेकंड से सोल्व कर लो, क्या बन जाएगा, 4000 पर सेंटीमीटर बन जाएगा। अब आगे का जो पोर्शन है, जहाँ पे हाइड्रोजन हाउएवर इज ए होमो डायटोमिक मॉलिक्यूल, भाई हाइड्रोजन आपका H2 होता है, ये क्या है, सेम प्रकार के इसमें मॉलिक्यूल हैं, तो इसे बोलते हैं होमो डायटोमिक। द स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन डज नॉट कॉज एनी चेंज इन द डायपोल मोमेंट, क्यों नहीं करता भाई, अगर इसका आप स्ट्रक्चर बनाओगे कुछ ऐसे बनेगा, ठीक है। तो इसके अंदर जो इसका डायपोल मोमेंट है उसमें कुछ भी चेंज नहीं आएगा, इसलिए लिखते हैं देयरफॉर हाइड्रोजन विल नॉट शो एब्जॉर्प्शन इन IR, यानी कि जो हाइड्रोजन है वो शो नहीं करता जो एब्जॉर्प्शन है ऑफ 4000 सेंटीमीटर इनवर्स एंड कॉन्सेक्वेंटली विल नॉट अपीयर इन एन IR स्पेक्ट्रम। तो क्यों नहीं करता है IR स्पेक्ट्रम में हाइड्रोजन वर्क, तो बोल देना है क्योंकि इसके डायपोल मोमेंट में कोई चेंज नहीं आता, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 ये वाला है भाई, आपको ये देखना है। हाँ, इस प्रकार का व्हीकल आता है एग्जाम में, देख लीजिए बहुत सिंपल सा है। इन्होंने कहा है कि वन ऑफ द फंडामेंटल वाइब्रेशन मोड ऑफ H2O अकर्स एट 3652 सेंटीमीटर इनवर्स, व्हाट वुड बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ द corresponding वाइब्रेशन फॉर D2O। D2O क्या होता है, हैवी वाटर होता है ना। D2O हैवी वाटर होता है, जो हमारे कूलेंट, हमारे न्यूक्लियर सिस्टम में कूलेंट का काम भी करता है। आपको दिया क्या गया है, आपको दिया गया है न्यू बार,
ठीक है, वेव नंबर दिया गया है 3652। ठीक है, अब इसकी हमें जब निकालनी है तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा कि न्यू बार H2O निकालना है 1/2πc अंडर रूट के H2O एन म्यू H2O। तो एक तरफ निकल जाएगा आपका D2O का। ठीक है, और ये जो म्यू होता है, जो म्यू होता है उसे रिड्यूस मास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिड्यूस्ड मास बोलते हैं। ठीक है, तो रिड्यूस मास जब निकालेंगे H2O के लिए तो MH का मोलिक्यूल देखिए H2O बना हुआ है, इसमें एक मोलिक्यूल H का है, एक मोलिक्यूल O का है, तो दोनों से ही रिड्यूस मास निकल के बनेगा। जैसे कि MHMO अपॉन MH प्लस MO हो जाएगा। हाइड्रोजन का मास 1 होता है, ऑक्सीजन का मास 16 होता है, इसका 1 16 सोल्व किया, क्या आया 0.94। क्या आया 0.94। ऐसे ही D2O का निकालेंगे तो D2O का D का मास 2 हो गया, O का मास 16 हो गया, D का मास 2 हो गया, O का मास 16 हो गया, सोल्व किया, क्या आया 1.78। यानी कि आपको एक फॉर्मूला ये ध्यान रखना है कि न्यू बार का फॉर्मूला आपका एक ये भी होता है जनरल फॉर्म में, के अपॉन में म्यू, दोनों ही रिड्यूस मास है, ये एक H2O का है, एक D2O का है। दोनों की वैल्यू पुट करी, सोल्व किया, आंसर आया 2654। इस प्रकार से क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है और आता रहता है और ये आ सकता है भाई। ठीक है, एक न्यूमेरिकल ये रहा कि इसमें दो आइसोमर्स दे रखे हैं X एंड Y, हैविंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो आपको दे रखा है C3H6O गिव IR बैंड, आपको IR बैंड देगा, कहां पे देगा? नियर 3550 सेंटीमीटर इनवर्स के पास में एंड 1717 सेंटीमीटर इनवर्स के पास में। असाइन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला X एंड Y कंसिस्टेंट विद देयर IR एब्जॉर्प्शन बैंड। ठीक है, तो कैसे करेंगे वो देखिए भैया। आप लोगों से विनती है जब भी वीडियो पे आए प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें भाई लोग, आप वीडियो को लाइक नहीं करते हो, बड़ी समस्या होती है ना। तो ये देखिए कैसे करना है वो देखिए भैया। तो टू आइसोमर्स हैं X एंड Y हैव मोलिकुलर फॉर्मूला, सेम फॉर्मूला होता है भाई। आइसोमर्स क्या होता है? फॉर्मूला सेम होगा, C6H6O, इसके टू आइसोमर्स हैं। ठीक है, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस इन आइसोमर्स 1 एंड आइसोमर्स 2। डबल बॉन्ड बताते हैं तो फॉर्मूला लगाते हैं ये वाला, C-H/2 + 1। C के कितने हैं? 3 है, C के 3 रखे। C कितने हैं? C के 3 है, 3 रखे। H कितने हैं? H 6 है, 6 रखे, बाई 2 + 1 सोल्व किया तो 1 आया। इसका मतलब क्या हुआ? शो X एंड Y आइसोमर्स में हैव वन डबल बॉन्ड, यानी कि इसका मतलब ये हुआ इस X और Y, जो आपके X और Y आइसोमर्स हैं वो दोनों ही दोनों एक सिंगल बॉन्ड तो रखेंगे रखेंगे, है नहीं? तो हम यहाँ से ये भी ध्यान रख सकते हैं कि हाउ टू फाइंड डबल बॉन्ड, कोई भी आइसोमर्स कितने डबल बॉन्ड रखता है। तो आप उसमें C की संख्या देखिए, H की संख्या देखिए और इस फॉर्मूले में लगा दीजिए। जितनी वैल्यू आएगी, 1 आए, 2 आए, 3 आए, 4 आए, 2 ही आती है मोस्टली, 3 तक आती है, इसके ऊपर नहीं आती है 2 आएगी तो डबल बॉन्ड 2 रखेंगे, 3 आएगी तो 3 रखेंगे, 4 आएगी तो 4 रखेंगे ना। वैसे सोल्व करते हैं। तो डबल बॉन्ड कौन से हो सकते हैं? C सिंगल बॉन्ड C हो सकता है और C डबल बॉन्ड O हो सकता है। C डबल बॉन्ड C हो सकता है, C डबल बॉन्ड O हो सकता है। इतने डबल बॉन्ड इसके अंदर हो सकते हैं। अब क्या हुआ? द पीक एट 3550 सेंटीमीटर इनवर्स corresponds टू एल्कोहलिक ग्रुप। सो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला CH2CHCHOH हो सकता है। द पीक एट 1717 सेंटीमीटर इनवर्स correspond टू, इसका डबल फॉर्मूला C डबल बॉन्ड CO ग्रुप स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी, केटोन ग्रुप हो सकता है, सो इसका फॉर्मूला हो सकता है CH3COCH3। यानी क्वेश्चन में क्या था, हमें फॉर्मूले बताने थे नियर द बैंड के आसपास कि कौन सा फॉर्मूला कहां बनेगा। तो उसमें सबसे पहले आपको डबल बॉन्ड निकालने पड़ेंगे, कितने डबल बॉन्ड होंगे। ठीक है भैया, ये बात ध्यान रखनी है। चलिए नेक्स्ट बात करें तो इस टाइप का फॉर्मूला हर बार देखने को मिलता है भाई। एक क्वेश्चन यहां ध्यान रखें भाई, ये क्वेश्चन आता रहता है। क्या लिखा हुआ है? हाउ मेनी सिग्नल्स आर एक्सेप्टेड इन 1H NMR स्पेक्ट्रम ऑफ गिवन कंपाउंड, एक्सप्लेन देयर स्प्लिटिंग पैटर्न। इसका न्यूमेरिकल इस टाइप से भी आता है कि एक कंपाउंड हैविंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, आपको एक फॉर्मूला दे दिया, ठीक है, और इसमें 1H NMR डेटा दे रखा है, डेल 1.30, 6HS, डेल 2.1, ये सब दे रखा है। ठीक है तो कैसे करना है? आपको जो फॉर्मूला दिया हुआ है वो दिया हुआ है C6H12O2। अब बताइए डबल बॉन्ड इसके अंदर कितने हो सकते हैं? तो फॉर्मूला लगाइए C-H/2 + 1। C कितने हैं? 6, H कितने हैं? 12। तो सोल्व कीजिए तो क्या आएगा? 1, यानी कि एटलीस्ट 1 डबल बॉन्ड तो होगा ही होगा। ठीक है,
अब देखिए यहाँ पे मोलिक्यूल विल हैव वन डबल बॉन्ड, है ना। एनएमआर दे रखा है डेल 1.3 6 हाइड्रोजन है, डेल दे रखा है 2.1 3 हाइड्रोजन है, डेल अगर 2.6 है तो 2 हाइड्रोजन है, डेल अगर 3.9 है तो 1 हाइड्रोजन है। इस पैटर्न पे बात करते हैं तो आपका ये स्ट्रक्चर बन के आता है, ठीक है। यानी कि सिंस C6H12O6 molecule shows two signals indicates two set of protons present in the molecule, ठीक है। तो यानी कुल मिला के आपको ये बताना है यहाँ सब में कितने डबल बॉन्ड बन सकते हैं, ठीक है। तो ये एनएमआर डाटा है, ठीक, ये एनएमआर डाटा है। अगर 1.3 है तो 6 हाइड्रोजन है, आप देख सकते हो यहाँ पे ये 6 हाइड्रोजन है यहाँ पे, ठीक है। 2.1 है तो 3 हाइड्रोजन है, यानी कि यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे आप इसको देख सकते हैं। चलिए आगे, एक क्वेश्चन ये रहा भाई, सिमेज डबल बॉन्ड निकालो, सेम पैटर्न है, 22-23 में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। सब चीज दे रखा, डेटा दे रखा है, सी की वैल्यू, फॉर्मूला कहाँ है, फॉर्मूला ये रहा, C10H14 वैल्यू पुट करी, फॉर्मूले में डबल बॉन्ड निकाल लिए, 4 डबल बॉन्ड होंगे। तो मोलिक्यूल विल हैव 3 डबल बॉन्ड एंड 1 रिंग, यानी कि जब 4 डबल बॉन्ड हो जाते हैं तो 3 डबल बॉन्ड बनेंगे और एक रिंग बन सकती है पूरी, जिसको एरोमेटिक कंपाउंड टाइप बोलते हैं, जैसे बेंजीन, ठीक है। तो जब बेंजीन बनेगा तो आपका कुछ डेटा इस प्रकार से क्रिएट हो जाएगा कि भाई आइसोमर ए के लिए बात करें तो डेल अगर 1.3 है, 9 हाइड्रोजन है, तो C10H14 हमारा मोलिक्यूल 2 सिग्नल दिखाई देगा, इंडिकेट टू सेट ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द मोलिक्यूल, जिस तरह से हम इसकी स्ट्रक्चर बना देंगे और एक स्ट्रक्चर ऐसी आ जाएगी, ठीक है भाई। तो ये स्ट्रक्चर बनाने सीख लो भाई। जी ऋषभ शर्मा जी हाय, है ना। तो इस प्रकार से सेट को बनाते हैं, है ना। एक क्वेश्चन ये भैया, ये भी 22-23 में आया हुआ है, इस टाइप का क्वेश्चन, ये भी देख लो, इसमें क्या करना है। और ऐसा क्वेश्चन आता है एग्जाम में, बार बार रिपीट होता है, इसलिए मैं लेके आया हूँ, ठीक है। तो प्रिडिक्ट द नंबर ऑफ सिग्नल्स एंड स्प्लिटिंग पैटर्न, आपको सिग्नल्स प्रिडिक्ट करने हैं और पैटर्न करना है 1H NMR में, जो कि कंपाउंड है CH3CCl, कंपाउंड है CH3CCl2CH3 एंड CH3OCH2CH3। कैसे करेंगे, ठीक है। तो इसमें देखिए, ऑल प्रोटॉन्स आर केमिकली इक्विवेलेंट, यानी कि ऑल प्रोटॉन मतलब क्या है, जो हाइड्रोजन की संख्या है वो सब क्या है, ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट है, इसके अंदर भी इसके अंदर भी। भाई यहाँ पे 3-3-6, यहाँ पे 3-3-6, है ना। ओनली वन सिग्नल विच विल बी ए सिंगलेट, इसमें केवल एक सिग्नल आएगा, ठीक है। अब इस पूरे कंपाउंड में देखिए जितने सारे प्रोटॉन हैं सभी केमिकली इक्विवेलेंट हैं, ABC। इसमें देखिए यहाँ पे 3 केमिकली नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स हैं, 3 सिग्नल होंगे। देखिए जितने, अब मेरी बात सुनिए, जितने भी आपके जो हैं इक्विवेलेंट प्रोटॉन होंगे उतने ही सिग्नल बनेंगे। जैसे यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 3 सिग्नल, यहाँ पे सब इक्वल इक्वल हैं इसलिए यहाँ पे 1 सिग्नल, है ना। अब यहाँ पे देखिए ABC, तो H अगर लिख रहे हैं तो सिग्नलेट होता है, HB लिख रहे हैं तो क्वार्टेट होता है, HC लिख रहे हैं तो ट्रिपलेट होता है। इसको आप ऐसे कर सकते हैं, है ना। ऐसे एक क्वेश्चन में ये भी आया हुआ है, ए कंपाउंड हैविंग मोलिकुलर फॉर्मूला C4H9Br गिव द फॉलोइंग सिग्नल्स 1H NMR स्पेक्ट्रा, वही सेम पैटर्न है, सेम तरीका है। यानी मैं कहने का मतलब ये है कि इस पैटर्न के ऊपर क्वेश्चन 100% एग्जाम में आता है, ठीक है। आपसे सिग्नल पूछ ले, कुछ भी पूछ ले। तो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंसी देखनी है तो इसके अंदर ये फॉर्मूला जो दिया हुआ है इसके अंदर कोई भी डबल बॉन्ड नहीं बनेगा, इसलिए इसके डायग्राम में भी आप डबल बॉन्ड नहीं दिखाओगे, ठीक है भाई। इतनी बात ध्यान रखनी है। अगर डेल आपका 1.04 है, यहाँ पे क्या हुआ, देयर इज ए डबलेट फॉर 6 हाइड्रोजन, देयर आर 2 CH3 ग्रुप हो जाएंगे, देयर फोर CH3 होल ट्वाइस CH इसका फॉर्मूला बन जाएगा। ऐसे ही अगर ये वाला है तो इसका ये फॉर्मूला बन जाएगा, ऐसे 3.33 है तो ये फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखेंगे भाई, है ना। अब आती है थोड़ी थ्योरेटिकल बातें। यहाँ तक जो न्यूमेरिकल करवाए हैं वो क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं भाई, प्रैक्टिस जरूर कर ले, इतने क्वेश्चन की प्रैक्टिस तो कर ही कर लें, है ना। अब आते हैं कि भैया आपको ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को बताना है विद एग्जाम्पल के साथ, ठीक है। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की जब बात करते हैं तो स्टेरियो आइसोमर्स इसमें क्या होता है, डिस्क्राइब टू डिफरेंट डायरेक्शनल अरेंजमेंट, क्या होता है, डिफरेंट डायरेक्शनल अरेंजमेंट होता है ऑफ स्पेसिफिकली लोकेटेड ग्रुप्स इन द मोलिक्यूल्स and usually considered to be caused by prevention of free rotation in part of the molecule as by a double bond or ring। मतलब क्या है, स्टेरियो आइसोमर्स जो डिस्क्राइब करती है वो अलग अलग डायरेक्शनल अरेंजमेंट करती है
कुछ स्पेशली ग्रुप्स के ऊपर और मॉलिक्यूल के ऊपर, है ना। दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म मोस्ट फ्रिक्वेंटली इन्वॉल्व्स इन कंपाउंड containing carbon carbon double bond with suitable substitution. रोटेशन ऑफ दिस बॉन्ड इज रेस्ट्रिक्ट, यानी कि भाई सी डबल बॉन्ड सी लग गया, कुछ ऐसे लग गया तो ये घूम नहीं सकते, उसको रेस्ट्रिक्ट कर देता है। यानी कि ये जो आइसोमेरिज्म है ये इन्वॉल्व होती है खासकर वहां पर जहाँ सी डबल बॉन्ड सी होगा सिंगल टाइप में, ना, तो कंपेयर टू सिंगल बॉन्ड, है ना, तो यहाँ जो है इसके रोक देगा, ये घूम नहीं पाएगा। This means that if there are two different atom or group of atoms attached to each carbon of the carbon-carbon double bond, they can be arranged in different way to give different molecules. इस प्रकार से हम जो है इनके आइसोमर्स बनाते हैं कि भाई वो फेयरली घूम भी सके। जैसे कि एक तो आपका सिस 2 ब्यूटेन हो गया, एक आपका ट्रांस 2 ब्यूटेन हो गया। ट्रांस को कैसे याद रखें? ट्रांस आपका देखिए कुछ चेयर टाइप से आ रहा है, ये कुछ चेयर टाइप बन रहा है, ये कुछ ऐसे ही बन जाता है, ऐसे ऐसे चेयर टाइप में भी, ठीक है। और एक सिंगल बॉन्ड यहां तक लगा दिया, ये बन गया ट्रांस, ठीक है। एक होता है सिस 2 ब्यूटेन, सिस आपका ये इस प्रकार से हो गया, ये डबल बॉन्ड हो गया यहाँ पे, ठीक। ये डायग्राम याद रख लेंगे भाई। एग्जाम्पल में बात कर ले तो कुछ ये आपके एग्जाम्पल है बच्चे, ये एग्जाम्पल पढ़ लेंगे। देखिए केमिस्ट्री में बता दूं, विदाउट फॉर्मूला विदाउट रिएक्शंस आपको नंबर नहीं मिलेंगे, बना के आने पड़ेंगे, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है 1,2 डाइक्लोरोसाइक्लोप्रोपेन, 1,2 डाइक्लोरोसाइक्लोप्रोपेन का फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आपका 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सिन का है, ये 1,2 डाइक्लोरोसाइक्लोप्रोपेन। ये सारे फॉर्मूले प्रैक्टिस कर लेंगे भाई, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, विदाउट प्रैक्टिस आप फॉर्मूला नहीं लिख पाओगे, इसका ये ध्यान रखना, ठीक है। ऐसे ही बात करें ऑप्टिकल आइसोमर्स की, तो ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या कहता है कि organic compound that exhibit optical isomers must have unique ability to rotate the plane polarization light either toward left or either toward right hand direction. This unique ability is generally known as optical activity. यानी कि ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या कहती है, तो ये कहती है कि एक ऐसी एबिलिटी है कि कोई प्लेन है या कोई भी चीज है उसको रोटेट करने की एबिलिटी रखती है लाइट के थ्रू, ठीक है। जैसे कि एनोमर्स विल रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइजेशन इन एग्जैक्टली इक्वल अमाउंट सेम मैग्नीट्यूड बट इन अपोजिट डायरेक्शन, उसको बोलते हैं एनोमर्स, है ना। दो टाइप से होता है, एक डी टाइप एक एल टाइप। डी टाइप का फुल फॉर्म है डेक्स्ट्रो रोटेटरी, एल टाइप का लेवो रोटेटरी, है ना। तो डी टाइप का मतलब क्या है, डी को प्लस से दिखाते हैं क्लॉकवाइज रोटेशन दिखाते हैं, और एल को दिखाते हैं एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन यानी कि लेफ्ट, एल फॉर लेफ्ट, है ना, और डी फॉर हम राइट में घुमा देंगे, ठीक है। जैसे कि ये देखिए ऑप्टिकल एक्टिविटी कैसी होती है, तो ऑप्टिकल एक्टिविटी इज द एबिलिटी ऑफ ए चिरल मॉलिक्यूल्स टू रोटेट द प्लेन ऑफ प्लेन polarized light measured using a polarimeter. A simple polarimeter consists of a light source, polarizing lens, sample tube, analysis lens. देखिए हमने एक सिस्टम बना दिया गया है जिसके अंदर हमने क्या लगा दिया गया है, पोलरीमीटर लगा दिया गया है। उसका फॉर्मूला आप याद रखो, ये वाला फॉर्मूला होता है कि अल्फा लैम्डा टी इज इक्वल टू 100 अल्फा अपॉन में एल सी, जहाँ पे अल्फा लैम्डा इज ए स्पेसिफिक रोटेशन इन डिग्री सेंटीमीटर क्यूब, डी एम इनवर्स ग्राम इनवर्स। लैम्डा क्या है, वेवलेंथ है, अल्फा क्या है, मेजर्ड एंगल है, टी क्या है, टेम्परेचर है, कैपिटल टी हमेशा टेम्परेचर होगा ध्यान रखना, एल क्या है, पाथ लेंथ है, और सी क्या कंसेंट्रेशन होती है किसी मॉलिक्यूल की। ये पूरा का पूरा क्या है, आपकी एक लाइट आ रही है जिसका नाम पोलराइजिंग फिल्टर, ठीक है ना। यहाँ पे एक्सिस बता दी है, ये लाइट को आपके एस चला दिया, ये ऑप्टिकल एक्टिविटी यहाँ पे हो रही है, यहाँ पे इसको एक एंगल पे मोड़ दिया गया थीटा का नाम पे, एनालाइजर है, एक्सिस है, वो बाहर निकल गई है लाइट पोलराइज होके, इसी को ऑप्टिकल एक्टिविटी कहा जाता है। कैसे निकालते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी को, तो ऑप्टिकल प्योरिटी ऑफ एनोमेट्रिक एक्सेस ई% ऑफ सैंपल कैन बी डिटरमाइंड फॉलो। ये आप याद रखो भैया कि जो परसेंटेज आप निकालते हो कि जो आपको मिक्सचर दिया गया है अल्फा, मिक्स वाला ऊपर रखो और अलग जो प्योर दे रखा है उसको नीचे रखो, इनटू में 100 कर दो। If only one anomer is present, a sample is considered to be optically pure. When a sample consists of a mixture of anomers, the effect of each anomer cancel out molecule for molecule formula याद रखेंगे जरूर, ठीक है। प्रॉब्लम इसके ऊपर कैसी आती है, अगर न्यूमेरिकल यहाँ पे आता है तो कैसी आती है वो देख लो भाई, है ना।
ऑप्टिकल एक्टिविटी के ऊपर क्वेश्चन आता है तो कैसा आता है कि डिटरमाइन द ऑप्टिकल प्योरिटी ऑफ ए रेसिमिक मिक्सचर, यानी आपको मिक्सचर दे दिया है उसका आपको निकालना है, कोई भी देगा। जैसे स्पेसिफिक रोटेशन आपको दे दिया ए of a recommit is accepted to be zero since the effect of one anomalous cancel the other out molecule for molecule। 100% ऑप्टिकल प्योरिटी क्या आएगी, 100/a, इसे खत्म हो गया तो क्या बना, 0% बन चुका है। और ऊपर देख लीजिए एक बार, कंसिडर दैट एस ब्रोमोब्यूटेन हैज ए स्पेसिफिक रोटेशन +23.1 डिग्री एंड आर ब्रोमोब्यूटेन हैज ए स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ -23.1 डिग्री। आगे के देखते हैं कैसे आता है न्यूमेरिकल भाई। देखिए ये है सर्वेकल है, डिटरमाइन द inometric axis of the racemic mixture। देखिए भाई फॉर्मूला सिंपल सा है भाई, फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, बिना फॉर्मूले कुछ नहीं होगा। आपको ई निकालना है ना। यू वुड एक्सेप्ट आर इक्वल टू एस के है, 50% है, ई परसेंट निकालना है 100 आर माइनस एस अपॉन आर प्लस एस, सोल्व करो 0% आ गया। ऐसे ये क्वेश्चन दे रखा है, विच आइसोमर्स इज डोमिनेट एंड व्हाट इज द ऑप्टिकल प्योरिटी ऑफ मिक्सचर्स ऑफ आर एंड एस ब्रोमोब्यूटेन whose specific रोटेशन वाज फाउंड टू बी -9.2 डिग्री। फिर फॉर्मूला लगाया हुआ है, आपको दे रखा है ए की 9.2 दे रखा है, मिक्सचर वाला और प्योर दे रखा है 23.1 वाला, तो आपका इंडिकेट 40% एक्सेस ऑफ आर ओवर एस। देखिए सारे क्वेश्चन में जो आपको ये है ना मिक्स वाले और ये सेपरेट वाले, ये अलग से दिए जाएंगे, है ना, अलग से दिए जाएंगे, ऊपर लिख के दिए जाएंगे या कहीं इनके पीछे लिखा जरूर होगा 100%, ठीक है। बिना ये आपको टोटली से रट्टा नहीं मारना है। वैसे मोस्टली ये वाली चीज प्योर की इतनी ही होती है, ये बदलती है हमेशा, ठीक है, ये ध्यान रख ले भैया ना। तो ऑप्टिकल आइसोमर्स विदाउट चिरल कार्बन कैसा दिखता है, तो वो ऐसा दिखता है विदाउट चिरल कार्बन के थ्रू, इसको बोलते हैं एट्रोपिजोमेरिज्म। ये इसका डायग्राम है। एलेनेस इसका डायग्राम ये रहा, स्प्रेनेंस इसका डायग्राम ये रहा, ठीक है भाई। तो ये सब चीज आप देख लेंगे बच्चे, यहाँ से एक न्यूमेरिकल आना पक्का है, 100% है, क्योंकि यहाँ से न्यूमेरिकल ही आता है। अमन यूएस से बच्चे सारी चीजें आएंगी, थोड़ा सब्र रखो, धीरे धीरे काम चलता है, एग्जाम आने से पहले चीजें खत्म कर दी जाएंगी, ठीक है। इसके बाद एफएमई, उसके बाद मैथ, ठीक। तो भाई ये आपकी स्टीट्यूट सेकंड ईयर क्वेश्चन है, ये हमने खत्म कर दिए हैं। आपको इसके नोट्स भी जो है ग्रुप में मिल जाएंगे, ठीक है, मैं अभी भेज दूंगा ग्रुप में, है ना। ग्रुप का नाम है भारतीय सर की पाठशाला, वहाँ पे सर्च कर सकते हैं, या मैं लिंक शेयर कर दूंगा कमेंट बॉक्स में। तो मिलते हैं जल्दी ही, हो सकता है एक क्लास शाम को टाइम भी ले लूँ, या कल सुबह 2 क्लास ले लूँ, यानी कल हम इसको खत्म भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं जल्दी, तब तक थैंक यू सो मच, बाय बाय। फर्स्ट इसमें कहता है एक्सप्लेन इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी ऑफ कोलिजन। भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार पूछा जाता है एग्जाम में 100%, ठीक है। तो एक्सप्लेन द इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी ऑफ कोलिजन, हाउ डज रस्टिंग ऑफ आयरन टेक प्लेस। तो हमें ये बताना है कि इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी क्या होती है कोरिजन की, और उस पर रस्टिंग को कैसे प्लेस करता है। तो पहले बात करनी है कोरिजन क्या है। तो कोरिजन इज ग्रेजुअल डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल ड्यू टू इट्स केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस विद द सराउंडिंग एनवायरनमेंट। यानी कि कोरिजन क्या है, डिस्ट्रक्शन है मेटल के ऊपर, जो कि केमिकल वाला या इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन के द्वारा होता है, जो इन्वायरमेंट देता है। और रस्टिंग ऑफ आयरन क्या है, कॉमन एग्जांपल होता है इलेक्ट्रोकेमिकल कोरिजन का। इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी क्या बोलती है इसके ऊपर, वो देख ले भाई। तो इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी कहती है कि कोरिजन अकर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ न्यूमरस टिनी गैल्वेनिक शेल्स ऑन द मेटल सरफेस। यानी कि मेटल की कोई सरफेस होगी, उसके ऊपर कुछ छोटी छोटी क्या बन जाएंगी, गैल्वेनिक शेल बन जाएंगी, इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर। मॉइस्चर में क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। ड्यू टू सरफेस irregularities और impurities, different regions act as एनोड एंड कैथोड। भाई सिंपल सी बात समझ के चलिए कि मेटल का सरफेस है, उसके पास में इम्प्योरिटीज है, जिसके कारण क्या बनते हैं, एनोड और कैथोड बनते हैं। यानी कि मॉइस्चर जो होता है, तो मॉइस्चर के अंदर आपके इलेक्ट्रोलाइट हो जाते हैं। इलेक्ट्रोलाइट होंगे तो एक गैल्वेनिक सेल बन जाएगी, जिससे क्या हो जाएगा, कोरिजन बन जाएगी। ये देखिए आप, ये डायग्राम में आप देख पा रहे होंगे पूरा का पूरा, कि ये देखिए अर्थ के ऊपर आयरन भी है। अर्थ आयरन आपका इस तरह से ब्रेक होता है, ऑक्सीजन आपकी इस तरह से
आती है। ये आपके Fe2O3.H2O है, जिसे हम हेमेटाइट बोलते हैं। ये रस्ट भरा हुआ है, ठीक है। ऑक्सीजन है, वाटर है। एनोडिक जो एनोडिक साइट है उसके ऊपर काम करता है आयरन, Fe2O पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन यानी कैथोडिक साइड पे काम करता है आपका ऑक्सीजन, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आयरन हो गया। ऊपर से भी देखो, ये सरफेस है, ये रस्ट है, ये इन्वायरमेंट में मॉइस्चर आ रहा है, पानी आ रहा है, जिसमें आपके इलेक्ट्रोलाइट हैं, आयरन के भी हैं, ऑक्सीजन के भी हैं, है ना, हाइड्रोजन के भी हैं, जिस कारण उसमें क्या हो पा रहा है, कोरिजन हो पा रहा है। तो केमिकल रिएक्शन कैसे होती है देखो। तो एट एनोड की बात कर ले तो एट एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन, यानी कि Fe+2 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, और कैथोड पे होता है आपका रिडक्शन। तो दोनों साथ होते हैं, इसको बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन इसके अंदर होती है, ठीक है। यानी कि भाई रस्टिंग कैसे आएगी, रस्टिंग आती है लोहे के ऊपर। लोहे का फॉर्मूला क्या है, क्या होता है एलिमेंट Fe, आयरन। आयरन का क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है ना, और ऑक्सीजन का रिडक्शन होता है। तो हमें क्या बनता है, हमें रस्ट मिलता है। रस्ट का फॉर्मूला क्या है, FeOH का होल ट्वाइस, जो कि ये मिलता है Fe ट्वाइस प्लस 2OH नेगेटिव FeOH2। और ऑक्सीडेशन के बाद क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन के बाद आप अगर इसको देखोगे तो ऑक्सीजन आके जुड़ेगी, हमें मिलेगा 4FeOH का होल ट्वाइस, और फिर उसके बाद करेंगे डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन में हमें मिल जाता है रस्ट। तो रस्ट का फॉर्मूला क्या हो गया भाई, याद रखिए फॉर्मूला Fe2O3.XH2 होता है क्या, रस्ट का फॉर्मूला। ध्यान रखेंगे भाई, आयरन का ऑक्सीडेशन होता है और ऑक्सीजन का रिडक्शन होता है। रस्टिंग का मैकेनिज्म क्या है, जो आपका मॉइस्चर है वो एक्ट करता है एज ए इलेक्ट्रोलाइट की तरह एंड इनेबल आयन मूवमेंट। ऑक्सीजन डिसोल्व इन वाटर पार्टिसिपेट इन रिडक्शन रिएक्शन। यानी क्या कहा कि जो ऑक्सीजन डिसोल्व होती है वाटर के अंदर, वो रिडक्शन रिएक्शन कराती है। फॉर्मेशन ऑफ एनोडिक एंड कैथोडिक रीजन्स ऑन आयरन सरफेस, कंटिन्यूअस इलेक्ट्रॉन फ्लो लीड्स टू ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन, पोरस रस्ट लेयर अलाउ टू फर्दर कोरिजन। तो ये सारा का सारा मैकेनिज्म आप पढ़ लोगे। रस्टिंग का क्या होता है, क्या क्या फैक्टर काम करने आते हैं। फैक्टर इसमें काम करते हैं प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, इम्प्योरिटीज, पीएच ऑफ एंड टेम्परेचर। ये आपके फैक्टर हैं। आप डायग्राम में इस प्रकार चीजें लिख सकते हो, ये डायग्राम बना सकते हो। इसके अंदर यहाँ पे ये ऑक्सीजन कैरी कर रही है। रिएक्शन मत भूलना भाई, रिएक्शन जरूर लिख के आना, बिना रिएक्शन के आपको नंबर नहीं मिलेंगे, इसमें ये ध्यान रखना, ठीक है। ये रिएक्शन याद कर लो, बहुत जरूरी है। ओके, रिएक्शन मत भूलना। ये सेम फिर से कहानी है कि एनोडिक में क्या होता है, ये होता है, कैथोडिक में क्या होता है, ये होता है। और रस्टिंग को हम क्या कहते हैं, रस्टिंग ऑफ एन आयरन इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस इन्वॉल्व ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर एंड ऑक्सीजन लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड विच वीकनेस द मेटल। और जब आपके लोहे के ऊपर जंग लग जाता है तो उसे कमजोर कर देता है ना। रस्ट क्या होता है, पोरस होता है नेचर के अंदर, हेंस इट डज नॉट प्रोटेक्ट द मेटल एंड कोरिजन कंटिन्यूअस, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है भाई। तो पहला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन समझ में आया हो तो भाई प्लीज एक सब्सक्राइब कर दें, लाइक भी कर दें, शेयर चीजों को कर दें, है ना। क्वेश्चन नंबर सेकंड की हम बात करेंगे इसमें। तो सेकंड में कहा गया है डिस्कस द कंस्ट्रक्शन एंड केमिस्ट्री ऑफ चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ लेड एसिड बैटरी। तो भैया बैटरी की बात चलेगी। देखिए यहाँ पर सारे क्वेश्चंस एक से एक बन के आए हैं हम, और इसमें हम यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5 तीनों कवर करेंगे, आज खत्म करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर एफएमए की बात आएगी। तो इसमें हमें क्या करना है, लेड एसिड बैटरी पढ़नी है। तो लेड एसिड बैटरी क्या होती है, इस सेकेंडरी, पहली बात तो सेकेंडरी बैटरी, बैटरी को पता होना चाहिए, दो टाइप की होती है, एक प्राइमरी होती है, एक कैसी होती है, सेकेंडरी बैटरी होती है। तो लेड एसिड क्या है, सेकेंडरी बैटरी, और सेकेंडरी बैटरी क्या होती है, रिचार्जेबल होती है। प्राइमरी रिचार्जेबल नहीं होती, वो एक वन टाइम यूज होती है ना। विच कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय रिवर्सिबल इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। क्या प्रोसेस है, रिवर्सिबल इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन होता है। ये उसका डायग्राम देख सकते हो, डायग्राम बना के आना है। ये एनोड लगा हुआ है, कैथोड लगा हुआ है, ये इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ सोल्यूशन, ये लेड प्लेट है, एंड ये लेड प्लेट कवर्ड विद लेड ऑक्साइड से कवर्ड है। यहाँ बल्ब लगा दे, बल्ब जल गया, बड़ी अच्छी बात है। कैसे बनाते हैं, एक तो आप पॉजिटिव प्लेट लेते हैं, एक नेगेटिव प्लेट लेते हैं, एक इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं, सेपरेटर लेते हैं, कंटेनर लेते हैं, यहाँ पे लिख के आ जाओगे। मेन पार्ट क्या है, डिस्चार्जिंग का है। मेन पार्ट क्या है, डिस्चार्जिंग का, यानी कि रिएक्शंस का है, कि एनोड पर क्या हो रहा होगा। हम बना रहे हैं लेड वाली बैटरी, तो लेड को करते हैं सो पीबी से। तो पीबी पे हमने करा इसकी H2SO4 से, इसमें क्या पड़ा, H2SO4 का इलेक्ट्रोलाइट पड़ा हुआ है, उससे देखिए पीबी है और लेड बैटरी है। H2SO4 में से SO4 नेगेटिव निकल के आता है, 2 नेगेटिव, इस पे अटैक करता है तो मिलता है आपको PbSO4 लेड सल्फेट। एनोड के ऊपर क्या मिलता है, लेड सल्फेट मिलता है, और 2 इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं, है ना। कैथोड के ऊपर क्या होता है, PbO2 4H प्लस SO4 2 नेगेटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ के ज्वाइन होते हैं, क्या मिल जाता है, PbSO4 मिल जाता है और वाटर मिल जाता है। यानी कि जो इलेक्ट्रोलाइट था उसमें से हमने इलेक्ट्रॉन को लेकर काम अपना कर लिया। तो ओवरऑल रिएक्शन जो दोनों को जोड़ देंगे तो कुल मिला के ये रिएक्शन बन के आएगी। इसको बोलते हैं डिस्चार्जिंग प्रोसेस, यानी कि जब आप बैटरी डिस्चार्ज हो रही है, जब बैटरी का यूज कर रहे हैं। चार्जिंग प्रोसेस में क्या होता है, इसके उल्टा होता है। जैसे कि
इसका उल्टा कर दो, जस्ट अपोजिट। ये होती है हमारी चार्जिंग की। वर्किंग कैसे काम करती है? ड्यूरिंग डिस्चार्ज बोथ प्लेट कन्वर्ट। तो जब हम डिस्चार्ज करते हैं तो दोनों की दोनों प्लेट कन्वर्ट होती है PbSO4 एंड एसिड कंसंट्रेशन डिक्रीजेस। यानी कि भाई देखो, जब हम इसको डिस्चार्ज कर रहे हैं, डिस्चार्ज तो इसको यूज कर रहे हैं, यूज करने का मतलब क्या है कि जो ये आपका सॉल्यूशन भरा हुआ है इसके अंदर से हम इलेक्ट्रॉन लेने हैं, तो इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? इसकी सांद्रता यानी कंसंट्रेशन तो खत्म होती चली जाएगी ना, वो कम होती चली जाएगी। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है ना। ड्यूरिंग चार्जिंग ओरिजिनल मटेरियल आर रिस्टोर्ड एंड एसिड कंसंट्रेशन इंक्रीजेस। ठीक है, और जब चार्ज करेंगे, चार्ज करने में क्या होगा? ओरिजिनल मटेरियल उसके अंदर आएंगे, कंसंट्रेशन को बढ़ाएंगे। ठीक है, तो यही प्रोसेस इसके अंदर चल रहा है। आप देख सकते हो इसके अंदर भरा हुआ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है, ये पानी का स्टेरोफोकस होगा, ये लेड है, ये वाला पीबी इलेक्ट्रोड है, ये वाला PbO2 इलेक्ट्रोड है, ये पॉजिटिव वाला, ये नेगेटिव वाला। तो करंट आपका ऐसे फ्लो हो रहा है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन आपके निकल निकल के जा रहे हैं, निकल निकल के जा रहे हैं, तो ये सर्किट पूरा बन रहा है। ये रिएक्शन है भाई, रिएक्शन लिखने में तो भूलना कि पॉजिटिव पे क्या होता है, नेगेटिव क्या होता है, ओवरऑल क्या बन के आती है। ठीक है, तो ये रिएक्शन आप जो है याद कर लेंगे, इसको लिख लेंगे। इन शॉर्ट में हम कह सकते हैं कि डिस्चार्ज में ये रिएक्शन होती है और चार्ज में ये रिएक्शन होती है। विदाउट रिएक्शन नंबर नहीं मिलेंगे, रिएक्शन आपको प्रैक्टिस कर लेनी है भाई। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर ले, तो हमें बात करनी है एक्सप्लेन द मैन्युफैक्चरर्स सेटिंग एंड हार्डिंग ऑफ सीमेंट। तो सीमेंट की बात यहाँ पे हम करेंगे। सीमेंट में कहा क्या गया? सीमेंट इज फाइनली पाउडर्ड inorganic material which when mixed with water forms a paste that sets and hardens due to hydration reactions. Ordinary Portland cement OPC is mostly wide use, यानी कि OPC हम मोस्टली यूज करते हैं भाई। सीमेंट सभी ने देखा है, पाउडर टाइप में होता है, वही लिखा हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हो सीमेंट प्लांट का ये डायग्राम है, ये प्लांट है पूरा पूरा, ये प्लांट लगा रखा हुआ है। इसमें क्या होता है? प्री हीटर जोन होता है, क्लेन होता है, बर्नर पाइप होते हैं, कूलर्स होते हैं, टर्सरी एयर डक्ट होती है। तो प्री हीटर जोन में क्या होता है? अपर साइक्लोन्स, लोअर साइक्लोन, ब्लास्टर नोजल्स, इनलेट सेक्शन, राइजर होता है। क्लीन में क्या होता है? चेन सेक्शन, रिटेनिंग, डिस्चार्ज, रिंग, फायरिंग। और बर्नर पाइप में मैन बॉडी, बर्नर टिप, डिस्चार्ज ट्यूब, है ना, बुल नोज, साइड वॉल्स, ये चीजें होती है। डायग्राम आप बना के आ जाओगे। तो सीमेंट कैसे बनता है? एक उसका प्रोसेस है जिसको बोलते हैं ड्राई प्रोसेस। इसमें रो मटेरियल होते हैं। पहला है लाइमस्टोन, फॉर्मूला CaCO3, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट भी इसको बोलते हैं। एक किले ले लेते हैं, किले SiO2 हो सकती है, Al2O3 या Fe2O3 हो सकती है। पहला स्टेप कर्सिंग और ग्रीडिंग का है, तो पहले कर्सिंग करेंगे, ग्रीडिंग करेंगे, फिर मिक्सिंग करेंगे, है ना। मिक्सिंग के बाद हीटिंग करेंगे रोटेटरी क्लीन में। टेम्परेचर ध्यान रखिए, टेम्परेचर इतना रहेगा। डिकम्पोजिंग की रिएक्शन आएगी, फॉर्मेशन ऑफ क्लिंकर आएगा। क्लिंकर फॉर्मेशन आपका ये है, इसमें ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, डाइकैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट बनेंगे, इतना इसको याद कर लेंगे। फिर ग्रेडिंग कर देंगे, ग्रेडिंग करने के बाद क्या आएगा? सेटिंग ऑफ सीमेंट करेंगे। तो सेटिंग इज द प्रोसेस इन विच सीमेंट पेस्ट लॉसेस इट्स प्लास्टिसिटी एंड बिकम्स रिजिड। तो सेटिंग करने में क्या होता है? सेटिंग किसे बोलते हैं सीमेंट की? तो इसके अंदर जो सीमेंट पेस्ट होता है वो अपनी प्लास्टिसिटी खो देता है और बिकम रिजिड बन जाता है। इनिशियल सेटिंग ड्यू टू रिएक्शन ऑफ C3A विद वाटर। C3A मतलब सीमेंट ही है ये, है ना। फॉर्मेशन ऑफ जेल लाइक हाइड्रेटेड प्रोडक्ट, कंट्रोल बाय एडिशन ऑफ जिप्सम। उसको कंट्रोल किया जाता है जिप्सम को मिलाकर। आपने देखा सीमेंट के अंदर पानी मिल गया तो वो बहुत ही कठोर हो जाता है, तभी वो हमारे यूजेबल होता है। उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं जिप्सम को मिला करके। हार्डनिंग ऑफ सीमेंट क्या होती है? हार्डनेस ऑफ सीमेंट भी हो सकता है ये क्या होती है? हार्डनेस इज द प्रोसेस ऑफ गेन इन स्ट्रेंथ ड्यू टू कंटिन्यूस हाइड्रेशन। भाई हार्डनेस क्या है? हार्डनेस ये है कि सीमेंट कितना मजबूती से काम कर रहा है और कब करता है, जिसके अंदर एक हाइड्रेशन का कंटिन्यूस प्रोसेस चलता है। आप लगातार पानी उसके ऊपर डालते जा रहे हो, कुछ समय के लिए रखते चले जा रहे हो। उससे क्या बनता है? उससे बनता है कैल्शियम सिलिकेट हाइड्रेट, जो कि रेस्पॉन्सिबल है स्ट्रेंथ के लिए और ड्यूरेबिलिटी के लिए। C2S कंट्रीब्यूट लॉन्ग टर्म स्ट्रेंथ। C2S आपका क्या है? C2S आपको क्या है? कैल्शियम कंट्रीब्यूट लॉन्ग टर्म स्ट्रेंथ है, लंबे समय तक स्ट्रेंथ बनाए रखता है। आप देखते हो जिसके लिए हम घरों पर इसका यूज करते हैं, वो कभी खराब नहीं होता। तो हाइड्रेशन रिएक्शंस क्या क्या है ये देख सकते हैं आप। रिएक्शन C3S प्लस H2O CSH CaOH का होल ट्वाइस बन जाएगा। ऐसे ही दवा C2S का करेंगे तो ये भी CaOH का होल ट्वाइस बनेगा। एक है आपका वेट प्रोसेस, एक है आपका ड्राई प्रोसेस, ये हमने बताया। डायग्राम भाई पूरा सेक्शन आप बना लेंगे। इसमें क्या करेंगे? क्वायरिंग रॉ मटेरियल लेंगे, रॉ मटेरियल को प्रोसेस करेंगे, रॉ मटेरियल प्रिपरेशन करेंगे, तो यहाँ पे हम वाटर मिलाएंगे जिसको हम क्या बोल देंगे? वेट प्रोसेस। यहाँ पे हम उसको सुखा देंगे, इसको बोलते हैं ड्राई। तो यहाँ से चीज़ें अलग होती हैं, तो इसको आप एक बार पूरा रीड कर लेंगे, है ना। रोटरी क्लीन, क्लिंकर कूलर, क्लिंकर स्टोरेज, क्लिंकर ग्रेडिंग, पैकिंग एंड डिस्पैच, है ना। और ये आपका बन गया पूरा प्रोसेस। ठीक है भाई, तो वर्किंग में यही हो रहा है। ये वर्किंग का आप सीमेंट का देख सकते हो भाई, पूरा सेटअप बना रखा है। ये पूरी वर्किंग आप पढ़ेंगे यहाँ पे क्या क्या हो रहा है, और इसको ऐसे ही बना के आ जाओगे एग्जाम में। मैं कह रहा हूँ एग्जामिनर इंप्रेस हो जाएगा, नंबर दे देगा भाग के। ठीक है,
Cement reacts with water forming storing strong binding material which binds sands and aggregates its conduction। तो ये पूरा का पूरा बना के आना है। इसमें रिएक्शन क्या हो रही है, या फिर क्या है, क्ले डिकम्पोजिशन क्या है, हाइड्रेशन जोन क्या है, ये सब चीज आप उसको पढ़ के आओ पूरा, ठीक है, इसको पूरा बना के आओ भाई, ठीक है। तो ड्रॉ ए रोटरी क्लीन शोइंग हमें क्या करते हैं, इसके पहले लिखा हुआ है रॉ मटेरियल फीड, हीटिंग जोन, क्लिंकर आउटलेट। इन अदर वे हम कह सकते हैं स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी ऑफ सीमेंट आर ड्यू टू हाइड्रेशन रिएक्शंस और फॉर्मेशन CHH जेल बनता है। तो इतनी बात आप ध्यान रखेंगे। जिप्सम सुरक्षा देता है, प्रिवेंट फ्लैश सेटिंग, C3S बनता है, C2S थोड़ा सा ज्यादा समय के लिए स्ट्रेंथ देता है, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो आप इसमें नेक्स्ट इक्वेशन देख सकते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड डिस्कस इट्स एप्लीकेशन, ठीक। तो नेक्स्ट इक्वेशन इसके अंदर देखनी है। यहाँ तक किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो भाई कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें बता दें, है ना। और आपसे हम आशा करते हैं कि हमारा सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ठीक है भाई। तो इसमें क्या है, नेक्स्ट इक्वेशन रिलेट करती है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल विद द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट। इट इज यूज्ड टू कैलकुलेट EMF अंडर नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन। तो बेसिक सी बात तो ये है। डेरिवेशंस कैसे करेंगे, डेरिवेशन ऑफ नेक्स्ट इक्वेशन की बात करें तो फॉर ए जनरल रिएक्शंस, तो आपकी इक्वेशन ऐसे लिखी जाती है AA BB CC DD। ये ए जो ए स्मॉल है ये कैपिटल ए की कंसेंट्रेशन है, ये स्मॉल बी कैपिटल बी की कंसेंट्रेशन है, और सी क्या है, कैपिटल सी की कंसेंट्रेशन होती है, और डी बी क्या है, कैपिटल डी की कंसेंट्रेशन होती है। थर्मोडायनेमिक्स का एक रूल है, डेल्टा जी इजिकल टू डेल्टा जी नॉट प्लस RT log क्यू होता है, जहाँ पे आपका डेल्टा जी होता है NFG, NFE होता है जिसको हम गिब्स फ्री एनर्जी बोलते हैं। ऐसे ही डेल्टा जी क्या होगा, माइनस NFE नॉट हो गया स्टैंडर्ड वाली के लिए। इनको हम वैल्यू पुट कर देंगे, वैल्यू पुट करने के बाद हमारा ये आ गया, इसको हम NF से कर देंगे डिवाइड, NF से करने के बाद रिएक्शन हमारी आती है ये वाली, ठीक है। तो एट 298 केल्विन पे क्वेश्चन हमारा ये बन के आएगा, जहाँ पे E क्या है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, E नोट क्या है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, ये बात ध्यान रखें, है ना। इसके बाद एप्लीकेशन क्या है, एप्लीकेशन क्या कर सकते हैं भाई, कैलकुलेट EMF कर सकते हैं, डिटरमाइन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, कैलकुलेट pH, प्रेडिक्ट डायरेक्शन एंड स्टडी कोरिजन टेंडेंसी। तो एट इक्विलिब्रियम में क्या कहते हैं कि इट एट इक्विलिब्रियम E बराबर 0 द इक्वेशन कैन बी यूज्ड टू कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, कहाँ पर, साम्यावस्था कंडीशन में, ठीक है। तो ये नेक्स्ट इक्वेशन थी, इतनी सिंपल सी है, ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट हम यूनिट 4 की बात करते हैं भाई। यूनिट 4 में सबसे अच्छा क्वेश्चन है, बार बार आपसे एक्सप्लेन करने के लिए बोला जाता है कि लाइम सोडा प्रोसेस ऑफ सॉफ्टनिंग वाटर क्या है। एक्सप्लेन करना है लाइम सोडा प्रोसेसिंग फॉर सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर। इस इक्वेशन से एक न्यूमेरिकल कंफर्म आएगा भाई, वो न्यूमेरिकल हमने लगा रखा है इसके अंदर, वो भी देख के जाना है, ठीक है, ठीक है भाई। तो इसमें क्या है, लाइम सोडा प्रोसेस इज यूज्ड टू रिमूव, क्या कहते हैं, रिमूव हार्डनेस ऑफ वाटर बाय एडिंग कैलकुलेट अमाउंट ऑफ लाइम। अमाउंट ऑफ लाइम क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड सोडा एस, फॉर्मूला Na2CO3। यानी कि लाइम सोडा प्रोसेस क्या करता है, ओनली फॉर ओनली रिमूव करता है हार्डनेस को, ये बात ध्यान रखो। किसकी हार्डनेस को, वाटर की हार्डनेस को। प्रिंसिपल का कैसे काम करते हैं, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सोल्ट प्रेजेंट इन हॉट वाटर विद कन्वर्टेड इनटू इनसोल्युबल प्रेसिपिटेट व्हिच कैन बी रिमूव्ड बाय फिल्ट्रेशन, जिसके लिए फिल्टर लगाते हैं। फिल्टर क्यों लगाते हैं, हार्डनेस खत्म करने के लिए तो लगाते हैं, है ना। इसमें रिएक्शन इन्वॉल्व होती है, एक होती है टेम्परेरी हार्डनेस, उसके लिए रिएक्शन हमारी ये वाली है। ध्यान रखें भाई, रिएक्शन याद रखने, बिना रिएक्शन के ना मार्क्स नहीं मिलेंगे। कैल्शियम CaHCO3 का होल ट्वाइस, कैल्शियम बाइकार्बोनेट CaOH का होल ट्वाइस, दोनों को मिलाया कैल्शियम कार्बोनेट बन गया, नीचे जम जाएगा, 2H2O बाहर निकल जाएगा। ऐसे ही मैग्नीशियम पे कर रखी रिएक्शन। और परमानेंट खत्म करना है तो परमानेंट के लिए हम यूज करते हैं ये वाला कैल्शियम सल्फेट प्लस Na2CO3 का होल ट्वाइस, CaCO3 का ऑलरेडी नीचे बैठ गया, Na2SO4 बन गया। तो ये तीनों रिएक्शन आप देख सकते हैं, मटेरियल सेम है ना। तो इसको बोलते हैं परमानेंट हार्डनेस, है ना। कैसे वर्क करता है, लाइम्स रिमूव्स बाइकार्बोनेट हार्डनेस, जो लाइम है वो रिमूव करता है बाइकार्बोनेट हार्डनेस को। सोडा रिमूव करता है परमानेंट हार्डनेस को, ध्यान रखना है ना। सोडा करता है परमानेंट को और लाइम करता है ओनली बाइकार्बोनेट को। प्रेसिपिटेट आर रिमूव्ड बाय सेडिमेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन, ठीक है। ये आपको हमने प्रोसेस दिखा रखा है भाई, हॉट सोडा लाइम प्रोसेस देख सकते हैं आप। वेट अ सेकंड, अब पूरा दिख रहा होगा, है ना। तो हॉट सोडा लाइम प्रोसेस ये रहा, इसका पूरा डायग्राम आप ऐसे कैसे बना लेंगे, सेम कंसेप्ट रख के आना भाई, डायग्राम बना के आना, ठीक है। ये पूरा का पूरा एक भट्टी सी बनाओ, प्रेसिपिटेट सेलिंग आउटलेट है, ये स्लग है, कैनोनिकल सेल डिमेटेशन टैंक है, रिएक्शन टैंक है, सुपर हीटेड स्टीम लाइट है, रो वाटर फीड इनलेट है, केमिकल है। तो ये सब चीज़ आप उसको पूरा बना के आओगे, इसको बना के आ जाओगे, एग्जाम में आपका इंप्रेस हो जाएगा और अच्छे नंबर दे देगा, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं अगर हम, हाँ, नेक्स्ट हमारा ये है डिस्क्राइब द आयंस एक्सचेंजिंग जियोलाइट प्रोसेस
ऑफ सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर। देखिए भाई, एक तो चीज ध्यान रखें, हार्डनेस ऑफ वाटर की बात होगी, सॉफ्टनेस ऑफ वाटर की बात होगी, इन दो में से एक तो 100% ही आएगा। ठीक है, और यही चीजें घूम फिर के आती रहती हैं, इसलिए अच्छे से इनको कर ले। इस यूनिट के जो नोट्स हैं वो आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएंगे, भाटी सर की पाठशाला, वहाँ पे आप इसको जो है जाके फॉलो करके आप हर सब्जेक्ट के नोट्स देख सकते हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं जियोलाइट प्रोसेस की। इज यूज फॉर सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर बाय एक्सचेंजिंग कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन विद सोडियम आयंस। ठीक है, यानी कि ये क्या करेगा, ये प्रोसेस करेगा जिसको जियोलाइट बोलते हैं, प्रोसेस होता है। वो क्या करता है, सॉफ्टनिंग के लिए यूज करते हैं, फॉर हार्ड वाटर की सॉफ्टनिंग के लिए। ठीक है, प्रिंसिपल में ये कहता है कि हॉट वाटर इज पास्ड थ्रू ए बेड ऑफ सोडियम जियोलाइट Na2 जेड का एक बेड बना देंगे, वहां से हॉट वाटर को जो है फ्लो कराएंगे, विच एक्सचेंज, जो कि एक्सचेंज हो जाएगा Na पॉजिटिव आयन विद कैल्शियम आयन से एंड मैग्नीशियम आयन से, जो प्रेजेंट होते हैं वाटर के अंदर। रिएक्शन कैसे होगी, रिएक्शन भैया ऐसी होगी, जब कैल्शियम आयन Na2 जेड से मिलेंगे तो हमारा 2Na पॉजिटिव बाहर निकलेगा, ऐसे ही मैग्नीशियम जब मिलेगा तो 2Na पॉजिटिव बाहर निकलेगा। कैसे काम करता है, हार्ड वाटर इज पास्ड थ्रू जियोलाइट बेड, कैल्शियम और मैग्नीशियम आर रिमूव्ड, सॉफ्ट वाटर कंटेनिंग सोडियम आयंस इज ऑब्टेन्ड। आई बात समझ में। तो ये एक प्रोसीजर पूरा पूरा, इस प्रोसेस को आप देख लेंगे। होता क्या है, प्री फिल्टर करते हैं, रो वाटर सोर्सेज लगाते हैं, आयन एक्सचेंज कॉलम में जाता है, आयन एक्सचेंज रेसिस यहाँ पे होती है, यहाँ से हमें स्पेंट बैकवॉश मिलता है, स्पेंट रीजनरेट ब्राइन मिलता है, और आपको प्रोडक्ट ट्रीटेड वाटर मिलता है। सिमिलरली बैकवॉश लाइन से मिलता है, रिजनरेट आपको ये मिलता है। ठीक है, तो इसको पूरा आप कर लेंगे। तो आगे क्या है, रीजनरेशन ऑफ जियोलाइट, इसको फिर से कैसे रिक्रिएट किया जाता है। तो वहन जियोलाइट इज एक्सट्रैक्टेड, इट रीजनरेटेड बाय पासिंग ब्राइन सॉल्यूशन, जिसे बोलते हैं NaCl। तो CaZ से हमने NaCl को पास कराया तो हमें मिला Na2Z प्लस CaCl2। ऐसे ही मैग्नीशियम से पास कराएंगे तो MgNa2Z MgCl2 मिल जाएगा। तो ये क्या हुआ, रीजनरेट हो गया आपका। एडवांटेज क्या है, रिमूव हार्डनेस कंप्लीटली, सिंपल एंड कंटिन्यूस प्रोसीजर ये होता है आयन वाला। लिमिटेशन क्या है, नॉट सुटेबल फॉर टर्बाइड वाटर, डज नॉट रिमूव एसिडिक सोल्ट। ठीक है, ये लिमिटेशन है भैया, ध्यान रखना। ये पूरा डायग्राम है इसका पूरा, एक सेकेंड, ये भैया पूरा बना के आ जाना। ठीक है, जियोलाइट वाला प्रोसेस भी है और एक प्रोसेस वो वाला भी है जो पहले कराया, इससे पहले, है ना। चलिए, तो इसमें जो है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, किस प्रकार का न्यूमेरिकल आता है सोल्व करने के लिए, भैया वो न्यूमेरिकल जरूर ध्यान रखें। एक आता ही आता है कि हार्डनेस ऑफ सिंपल सैंपल्स कंटेनिंग गिवन इम्प्योरिटीज एक्सप्रेस द रिजल्ट इन ppm। भाई मैं बता दूं आपको, इसके अंदर रिजल्ट आपका डेटा दिया हुआ होगा, डेटा की नंबर्स कुछ भी हो सकते हैं, उसको हम कवर नहीं करते, लेकिन फिलहाल हम एक एग्जांपल लेकर आपको बताते हैं। तो आपको कैल्शियम पॉजिटिव दिया हुआ है 40 मिलीग्राम पर लीटर, और मैग्नीशियम दिया हुआ है 24 मिलीग्राम पर लीटर। उसे कन्वर्ट करना है इनटू CaCO3 इक्वलेंट। तो पहला स्टेप यही है कि जो आपको दिया गया है उसे कन्वर्ट करो कैल्शियम कार्बोनेट में, यानी कैल्शियम दिया हुआ तो कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसके लिए कैसे करते हैं, हार्डनेस एज कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्मूला ये रहा, mg पर लीटर इंटू 50 अपॉन इक्वलेंट वेट। तो ये सबके लिए दे रहे हैं भाई इक्वलेंट वेट, जिसका मेन मटेरियल आपको दिया होगा ना उसके बारे में बता देंगे। तो सबसे पहले हमें कैल्शियम 2 के लिए काम करना है, तो इसका इक्वलेंट वेट 20 होता है। किसका, कैल्शियम का इक्वलेंट वेट कितना होता है, 20 होता है। ठीक है, तो 20 लिखा, यहाँ पे पुट करो भाई, ये दे रखा है उन्होंने 40 इंटू 50 अपॉन में 20, वैल्यू पुट कर दी, क्या आया 100 मिलीग्राम पर लीटर। वैसे ही मैग्नीशियम के लिए क्या होता है वेट, इक्वलेंट वेट 12 होता है, तो ये आ गया 100। तो टोटल हार्डनेस क्या आ गई, दोनों को जोड़ दो, खत्म कहानी। रिजल्ट में क्या मिला, हार्डनेस ऑफ वाटर मिल गया, तो इतना हार्डनेस ऑफ वाटर मिलेगा। तो 1 pp क्या होता है, 1 ppm का मतलब होता है 1 मिलीग्राम पर लीटर, इसको ppm ही बोलते हैं। तो ऐसे हम इसकी हार्डनेस निकालते हैं। एक क्वेश्चन आपका इस प्रकार का आता है जिसको हम ग्रोस क्लोरिफिक वैल्यू बोलते हैं JGCV एंड नेट क्लोरिफिक वैल्यू NCV, यानी कि GCV निकालने के लिए और NCV निकालने के लिए 100% आएगा। ध्यान रखो, आएगा ही आएगा। कैसे निकालते हैं वो देख लो। आपको CV दिया है 80%, तो 80% को हम ऐसे लिख लेते हैं, 6% को हम 6/100 लिखेंगे तो क्या आएगा 0.06 आएगा, और O को हम ऐसे लिखेंगे 0.08%, और 2 को 0.02% दे दिया। तो सबसे पहले GCV निकालते हैं। तो GCV निकालने का फॉर्मूला भाई ये है, याद रख लो। GCV निकालने का फॉर्मूला है 8080C प्लस 34500 H माइनस O अपॉन 8 प्लस 2240S। सबकी वैल्यू पुट कर दो, आंसर ले लो, ये आपका GCV आ गया। फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, बिना फॉर्मूले कुछ नहीं होगा। NCV निकालना है, तो NCV निकालने का फॉर्मूला ये रहा, GCV माइनस 0.09 इंटू H इंटू 587। ये दो फॉर्मूले काम कर गए हैं।
भाई दो फॉर्मूले याद रखने हैं, जीसीवी का फॉर्मूला, एनसीवी का फॉर्मूला। तो जीसीवी निकालनी अगर आती है तो एनसीवी भी निकाल लोगे और 7 नंबर अपने कमा लोगे। इससे बड़ी बात क्या है ना। तो रिजल्ट में आपके ये निकल के आती है, ध्यान रखना। एक चीज का ध्यान रखें भाई, क्योंकि एनसीवी जीसीवी में से माइनस हो रही है, इसका मतलब क्या हुआ कि एनसीवी हमेशा ही हमेशा छोटी रहेगी किससे, जीसीवी से। बिकॉज ऑफ क्यों रहेगी, हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर फॉर्मिंग ड्यूरिंग कंबक्शन इज सब्ट्रैक्टेड, जीसीवी इंक्लूड टोटल हीट रिलीज वेयर एज एनसीवी एक्सक्लूड लेटेंट हीट ऑफ स्टीम। इतनी बात ध्यान रखें भाई। तो इसी के साथ यूनिट 4 हमारी समाप्त होती है भाई। आगे हमारी यूनिट 5 चलती है, एक अनदर यूनिट, बहुत ही अच्छी यूनिट है। हमारी आपसे विनती है कि जब भी आप वीडियो को देख रहे होंगे प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें यार, लाइक भी कर दें, शेयर भी करते रहें, है ना। देखिए इतनी मेहनत करते हैं, फिर अगर आपका तरफ से सपोर्ट नहीं मिलता है तो प्रॉब्लम हो जाती है। आप लोगों ने देखा पिछली बार भी हम कंटेंट लेके आए थे, तो उसमें से काफी कुछ एग्जाम बच्चों ने दिए हैं और पास हुए अच्छे तरीके से, है ना। तो प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज, यूजेज ऑफ बैकेलाइट। तो यहाँ जो क्वेश्चन दिए गए हैं 5 से 100% गारंटी है कि क्वेश्चन यहीं से ही आएगा, इसके अलावा कुछ मत करो, ठीक है। तो बैकेलाइट में क्या कहते हैं, बैकेलाइट किसको कहते हैं, तो बैकेलाइट इज थर्मोसेटिंग पॉलीमर obtaining by concentrations polymerizations of phenol and formaldehyde. It is a phenol formaldehyde resins and one of the earliest synthetic plastic. It is a thermosetting polymer, can't be remelted, cross linking give high durability, used in high temperature applications. भाई ये मैं इसको बता दूं, ये जो यूनिट है आपकी, इसमें केमिकल रिएक्शंस चलेंगी सारी की सारी, और विदाउट रिएक्शंस विदाउट रिप्रेजेंटेशन आपको नंबर नहीं मिलेंगे। तो आपको फॉर्मूले तो सारे के सारे भाई याद होने चाहिए, ये पूरा पूरा प्रैक्टिस कर लो। ये बैकेलाइट का स्ट्रक्चर होता है, बैकेलाइट का फॉर्मूला होता है, इस प्रकार से लिखा जाता है। बैकेलाइट में क्या होता है, बैकेलाइट में फिनोल टाइप ग्रुप होता है। आप देख रहे हो ये यहाँ से यहाँ तक का ग्रुप है, ये वाला, ये फिनोल टाइप है। तो ऐसे एक दूसरे से 4 तीन नीचे रखो, 3 ऊपर रखो, तीन दोनों को जोड़ते हुए चले जाओ, कहानी खत्म, है ना। इसे बोलते हैं बैकेलाइट। कैसे बनता है भाई, बनता ऐसे है कि इसमें जो है बैकेलाइट इज प्रिपेयर्ड बाय रिएक्टिंग फिनोल C6H5OH विद फॉर्मेल्डिहाइड, यानी कि फिनोल को हम रिएक्ट करवाते हैं फॉर्मेल्डिहाइड से, किसकी प्रेजेंस में, एसिड या बेस कैटलिस्टिक की प्रेजेंस में। फॉर्मेशन ऑफ नोवोलैक, जिसको बोलते हैं लीनियर पॉलीमर, है ना। When phenol reacts with formaldehyde in acidic medium, a linear polymer called novolac is formed. 2 नंबर क्वेश्चन बनता है बढ़िया वाला यहाँ से। नोवोलैक फॉर्म किसको बोलते हैं, तो जब हम फिनोल को फॉर्मेल्डिहाइड से रिएक्ट करवाते हैं किसी भी एसिडिक मीडियम के प्रेजेंस में, उसी को बोलते हैं लीनियर पॉलीमर। जैसे फॉर्मेशन ऑफ बैकेलाइट स्टेप टू क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर, उसको बोला जाता है। ये फॉर्मूला है भाई, ध्यान रखो, सिंपल तरीके से फॉर्मूला ये लिखा जाता है। Novolac is further heated with excess formaldehyde under pressure to form a cross-linked three-dimensional polymer called bakelite. स्ट्रक्चर आपकी ये रही। स्ट्रक्चर बैकेलाइट हैज 3-dimensional cross-linked network structure due to methylene bridges between phenol rings. तो भैया ये है आपका फिनोल, ये फिनोल को हम बोला गया प्राइमरी नोवोलैक, इस पे फिर से फिनोल के अटैक करवाया, तो ये पूरा सिस्टम बन के आया हमारा, इसी को बोला जाता है बैकेलाइट। भाई याद कर लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे, इसके बिना नंबर नहीं मिलेंगे, मैं आपको बोल देता हूँ, है ना। प्रॉपर्टीज क्या है, हार्ड होता है, रिजिड होता है, ब्रिटल होता है, मटेरियल हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ होती है, एक्सीलेंट इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर होता है, हीट रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस टू एसिड केमिकल इनसोल्युबल इन वाटर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। बैकेलाइट के यूज क्या क्या है, स्विचेस के अंदर, प्लग्स के अंदर, सॉकेट्स के अंदर, टेलीफोन के अंदर, रेडियो कैसिंग के अंदर इसके यूजेज हैं, सब कर लेंगे आप लोग, है ना, सब सिंपल सी बात है। नेक्स्ट है आपका नायलॉन। नायलॉन 6 बनाना है भाई। तो नायलॉन 6 बनाना है, तो नायलॉन 6 में क्या है, पॉलीएमाइड है, फॉर्मेशन ऑफ कंडेंसेशन है, पॉलीमराइजेशन है ऑफ हेक्सामिथाइल डायमीन एंड एडिपिक एसिड, ये याद कर लेंगे। इट इज वाइडली यूज एज फाइबर ड्यू टू इट्स स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबल, इसको वाइडली यूज करते हैं फाइबर के अंदर, है ना। इट इज कंडेंसेशन पॉलीमर, वाटर इज एलिमिनेटेड ड्यूरिंग पॉलीमराइजेशन, कंटेन स्ट्रॉन्ग एमाइड बॉन्ड, जैसे कि ये एमाइड बॉन्ड बन रहे हैं, ये ध्यान रखना है भाई। पूरा का पूरा स्टेशन दे दिया नायलॉन का। इसमें क्या होता है, एडिपिक एसिड को हेक्सामिथाइल एनाइड डाई एमीन से मिलाते हैं, और इसके साथ मिलाने के क्या मिलता है, नायलॉन 6 मिलता है। नायलॉन 6 क्यों बोल रहे हैं, एक बार कार्बन कंटेंट काउंट करो, 1 2 3 4 5 6, है ना। तो 6वीं कार्बन यहाँ पे मिलती है, जिसे नायलॉन 6 बोला जाता है। ये देखो 1 2 3 4 5 6, ये ना 6 यहाँ से जाओ, यहाँ से जाओ 6 वाली पोजीशन पे, अब ये कार्बन अटैक हुई रखी है, जिसको बोला जा रहा है नायलॉन 6, ठीक है। चलिए भाई, तो प्रिपरेशन कैसे बनती है भाई, नायलॉन 6 प्रिपेयर बाय कंडेंसेशन रिएक्शन बिटवीन, कैसे, पहले हम क्या करते हैं, हेक्सामिथाइलिन डायमीन, यानी कि ये फॉर्मूला है, एडिपिक एसिड, दोनों को एक साथ रिएक्शन करवाएंगे,
तो हमें क्या मिलेगा, फर्स्ट हमें नाइलॉन सोल्ट मिलता है, उसके बाद क्या मिलेगा, उसके बाद हम कराएंगे क्या, पॉलीमराइजेशन कराएंगे, तो उसके बाद हमें इस टाइप की रिएक्शन मिलके बन जाती है। और स्ट्रक्चर जो हमारी इसकी होती है भाई, वो स्ट्रक्चर देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, अलग से भी पूछी जाती है ये। तो ये स्ट्रक्चर इस प्रकार की बनी होती है, किसकी, हाइड्रोजन बॉन्ड की। इसको ऐसे ही छाप के आना है ना। चलिए, प्रॉपर्टीज क्या है, प्रॉपर्टीज में आपको पता है, टेंसाइल स्ट्रेंथ है, एक्सीलेंट एब्रेशन रेजिस्टेंस है ना, गुड इलास्टिसिटी है, रेजिस्टेंस टू केमिकल एंड ऑयल्स है, हाई मेल्टिंग पॉइंट है, गुड थर्मल स्टेबिलिटी है, यूजेज ऑफ नायलॉन के टेक्सटाइल फाइबर, फैब्रिक, रोप्स, फिशिंग नेट, ये सब होता है ना, कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 13 की, व्हाट आर कंडक्टिंग पॉलीमर्स, एक्सप्लेन देयर टाइप एंड एप्लीकेशन। तो इसमें पॉलीमर की बात की गई है ना। तो कंडक्टिंग पॉलीमर क्या होंगे, कंडक्टिंग पॉलीमर ऑर्गेनिक पॉलीमर विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कंजुगेटेड डबल बॉन्ड्स पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम के कारण, यानी कंडक्टिंग पॉलीमर उसको बोला जाता है जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर लेते हैं। कंडक्ट क्यों करते हैं, क्योंकि उनके अंदर पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम पाया जाता है ना। तो ये कंडक्टिविटी डिपेंड करती है डोपिंग लेवल पे और यूज्ड इन फ्लेक्सिबल इलेक्ट्रॉनिक्स पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ये इस प्रकार से सारे फॉर्मूले लिखे हुए हैं, पॉली पी फिनाइल, पॉलीपायरोल, पॉली थियोफाइन, ये सब के सब फॉर्मूले प्रैक्टिस कर लेंगे भाई, बिना इनके आपको कुछ नहीं मिलने वाला। इसका नाम है पॉली पी फिनाइलाइन विनाइल पॉलीएसिटाइल पॉलीएनालाइन, ठीक है। तो ये इसको सब याद प्रैक्टिस में ले लेंगे। मैकेनिज्म ये रही, इसमें क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ अल्टरनेटिंग सिंगल एट डबल बॉन्ड, इक्वलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, डोपिंग होती है, इंक्रीज कंडक्टिविटी की जाती है। टाइप्स की बात कर लें तो इसके अंदर क्या है, एक इंट्रिंसिक वाला है, एक डोपिंग वाला है, एक एक्सट्रिंसिकली वाला है। इन सबके मैंने फॉर्मूले ऊपर दिए हैं, तो वो आप उनको वहां से बना सकते हैं ना, ठीक है। तो ऐसे ही बात करें हम नीचे, ये देखिए इसकी प्रॉपर्टीज ऑफ पॉलीएनिलीन, ये बेटा याद कर लेंगे। ये सब प्रॉपर्टीज लिखी हुई हैं, स्पेशलाइज्ड सिंथेसिस, लो कॉस्ट, गुड केमिकल थर्मल एंड एनवायरमेंटल स्टेबिलिटी, एक्सटेंडेड एंड एडजस्टेबल रेंज ऑफ कंडक्टिविटी, पीएच डिपेंडेंट, ये सारी की सारी आप पढ़ लेंगे। सेम प्रॉपर्टीज आपको वहाँ पे लिख के आ जानी है ना। तो ये एप्लीकेशन है, यहाँ तक बात समझ में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन जब बात करेंगे वो होगा आपका क्लासिफाई पॉलीमर्स एंड डिफरेंस करना होगा आपको थर्मोसेटिंग प्लास्टिक एंड थर्मोप्लास्टिक। तो ये बात ध्यान रखेंगे, हम थर्मोसेटिंग और सेटिंग प्लास्टिक की बात करेंगे पॉलीमर के अंदर। यहाँ तक कोई डाउट किसी को हो तो भाई बता दीजिए। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को फॉलो कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा हुआ है चैनल के, वहां पे जाके कर सकते हैं, ठीक है। पॉलीमर आर हाई मोलिकुलर वेट कंपाउंड फॉर्म्ड बाय रिपीटेड यूनिट कॉल्ड मोनोमर्स। तो ये आपका स्ट्रक्चर है भाई, ये ध्यान रखें, स्ट्रक्चर आपका ये रहा। इसमें लीनियर इस प्रकार होता है, ब्रांचेड यानी ब्रांच चली हुई है, इसके अंदर ये ब्रांच निकली हुई है, ब्रांचेड है। ये क्रॉस लिंकेज है, यानी कि एक ऐसे निकल गया, एक ये ऐसे निकल रहा है, इसमें इसको हमने क्रॉस कर दिया, ये ऐसे क्रॉस हो रहा है, ये क्रॉस बोलते हैं, और ये पूरा नेटवर्क बना हुआ है, ठीक है। क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं भाई, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सोर्स होता है, बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, बेस्ड ऑन पोलराइजेशन, बेस्ड ऑन थर्मल बिहेवियर। तो बेस्ड ऑन सोर्स की बात करें तो नेचुरल होता है, सिंथेटिक होता है, स्ट्रक्चर की बात करें लीनियर होता है, ब्रांच होता है, क्रॉस होता है, और पॉलीमराइजेशन कहते हैं तो एडिशन होता है, कंडेंसेशन होता है। थर्मल की बात करें थर्मो प्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक हो जाता है। तो ये आपका क्लासिफिकेशन है, इसको आप और अच्छे से डायग्राम बना के कर सकते हैं, टेबल बना कर सकते हैं कि लीनियर तो भाई ऐसे होता है, इसकी डेंसिटी हाई होती है, ब्रांच में लो डेंसिटी होती है जिसको पॉलीएथीन बोलते हैं, क्रॉस लिंकेज में बेकेलाइट और मेलामाइन आते हैं, और लीनियर में पॉलीथीन और पीवीसी आते हैं। ये स्ट्रक्चर भी बनी हुई है, ये यहाँ से आप अच्छे से इसको समझ सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्या है, डिफरेंस बिटवीन थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। यहाँ पे देखिए भाई स्ट्रक्चर कैसी होती है, थर्मोप्लास्टिक की लीनियर होती है, ब्रांच होती है, थर्मोसेटिंग की क्रॉस होती है, ये ध्यान रखा। हिटिंग इफेक्ट क्या है, इसका सॉफ्टनेस है, इसका हिटिंग परमानेंटली हार्डनेस होती है ना। रीयूजेबिलिटी यानी इसको बार बार यूज कर सकते हैं, इसको नहीं कर सकते। नेचर फ्लेक्सिबल होता है, हार्ड एंड रिजिड होता है, एग्जाम्पल पीवीसी, पॉलिथीन, बैकलाइट एंड एपॉक्सी। ये बात ध्यान रखें, एक उसका डिफरेंसेस लिखे हुए हैं ना। ये देख लीजिए फिर से, दोबारा लगा दिया मैंने डायग्राम, ये दोबारा लगा दिए, आप इनको अच्छे से बना सकते हैं कि थर्मोप्लास्टिक ये रहा, थर्मोमोसेट ये रहा, ठीक है। चलिए भाई, नेक्स्ट आपका आता है व्हाट आर द ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, एक्सप्लेन द प्रिपरेशन ऑफ रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रीजन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 100% एग्जाम में आता ही आता है, बात ध्यान रखो भाई, आता ही आता है, ठीक है। तो भैया कैसे करेंगे ग्रिग्नार्ड रिएक्शन, ये सब थ्योरी लिखी हुई है, मैं पहले कह रहा हूँ इस यूनिट के अंदर थ्योरी कम रखें, रिएक्शन ज़्यादा रखें तो ज़्यादा नंबर आप ले लेंगे। Organometallic compound, those compounds contain a direct bond between carbon and metal compound। एग्जाम्पल ग्रिग्नार्ड रिजेंट, जिसको हम RMGX से दिखाते हैं,
और ये मोस्टली यूज होता है ऑर्गेनिक सिंथेसिस के अंदर, इसलिए बहुत ज़्यादा यूजेबल इंपॉर्टेंट बन जाता है। जैसे कि हमने बनाया फॉर्मेशन कैसे बनता है जी, फॉर्मेशन मैग्नीशियम के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन बाहर है, एक हमने RS का कंपाउंड लिया, ये बॉन्ड टूटेगा तो कुछ S पे कुछ इस पे जाएगा, तो यहाँ से हमें R अलग मिल जाएगा और MgX अलग मिल जाएगा। अब ये MgX क्या करेगा, इस R से रिएक्शन करेगा और दोनों को साथ में मिलके क्या मिल जाएगा, RMgX मिल जाएगा। ये जो R है, इस R को हम क्या बोलते हैं, एल्कलाई या एल्काली रेडिकल बोलते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, इसी को बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिजेंट, है ना। तो ग्रिग्नार्ड रिजेंट क्या है, आर क्या है, एराइल ग्रुप या एल्काइल ग्रुप, एक्स क्या है, हेलोजन FCl तो ClBr के ज्यादा काम करते हैं, है ना। एंड ये फॉर्मूला फिर से देख लो भाई, इसकी प्रॉपर्टीज चलेंगे आगे, प्रॉपर्टीज में ये आएगा जैसे ये कि एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन कराएं अगर हम इसकी CH3 MgBr की, तो हमें मिलता है सेकेंडरी अल्कोहल। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि भैया सेकेंडरी अल्कोहल कैसे बनाते हैं, यूजिंग द ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, है ना, ये रिजेंट। तो आपको एल्डिहाइड लेना है, एल्डिहाइड CHO होता है, ध्यान रखना, ये CHO ही लिखा हुआ है, CHO ही लिखा हुआ है, और जैसे बना रखा है ना, C ये रहा, H ये रहा, O ये, इतना पोर्शन एल्डिहाइड का है, इधर ग्रुप लगा हुआ कार्बन कार्बन अपना ना, उस पे हमने, और यहीं पे हम चीजें काम कर रही है, इस पे ही क्या हो रहा है, HOH, कार्बन के ऊपर 2 कंपाउंड आ रहे हैं, तो इसलिए बोल रहे हैं सेकेंडरी अल्कोहल। ऐसे ही कीटोन से मिलता है हमें टर्सरी अल्कोहल, ध्यान रखना। तो टर्सरी अल्कोहल ये कीटोन ग्रुप है, कार्बन के कीटोन से बोलते हैं C डबल बॉन्ड O को कीटोन बोलते हैं ना। चलिए कैसे इसको हम बनाते हैं, ये मैंने बता दिया आपको कैसे बनाते हैं, है ना। नेचर ऑफ ग्रिग्नार्ड रिजेंट क्या होगा, पोलर मॉलिक्यूल होंगे, पोलर मतलब भाई RMgX अगर चलता है, ब्रेक होता है, तो ये टूटना यानी कि इसकी प्रवृत्ति होती है घूम जाए, यानी पोलर तो होगा। एक्ट एज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल लवर भी होता है ये बहुत ज्यादा, है ना, हाईली रिएक्टिव भी होता है और बेसिक भी होता है, ये बात ध्यान रखना। ओके, चलिए, तो रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिजेंट की रिएक्शन है भाई, ये वाली रिएक्शन है, रिएक्शन ये प्रॉपर्टीज में आती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी प्रैक्टिस भी आप ऐसे ही कर लेंगे। जैसे कि मैंने बताया, एल्डिहाइड से क्या मिलता है, सेकेंडरी अल्कोहल मिलता है, कीटोन से क्या मिलता है, टर्सरी अल्कोहल मिलता है, एंड एस्टर से क्या मिलता है, टर्सरी अल्कोहल ही मिलता है ना। तो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ऐसे ही पढ़ लेंगे आप, इसको ऐसे ही प्रैक्टिस कर लेंगे, एग्जाम में लिख के आ जाएंगे, तो नंबर नहीं कटेंगे, है ना। प्रॉपर्टीज में क्या है, हाईली रिएक्टिव कंपाउंड, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल बेस, डिकम्पोज इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, फॉर्मस कॉम्प्लेक्स विद एथर, यूजेज ऑफ ग्रिग्नार्ड रिजेंट यानी प्रिपरेशन ऑफ फर्स्ट प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन, तो ये सब चीज को हम करेंगे। ठीक है, तो भाई यहाँ तक आपको अच्छे में आती है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारी यूनिट फर्स्ट हम पहले ही डाल चुके हैं वीडियो, सेकंड की डाल चुके हैं, थर्ड फोर्थ फिफ्थ हमने इसमें कवर कर दी है, और हमारी जो आपकी केमिस्ट्री है, फंडामेंटल केमिस्ट्री, वो आपकी यहाँ पे खत्म हो चुकी है कंप्लीट। 20 से 25 क्वेश्चन इसमें करवाए हुए हैं, और 80% एग्जाम यहाँ से आएगा ही आएगा, ये बात ध्यान रखनी है। तो भाई बने रहे हमारे साथ, वो प्लीज़ यार जब भी वीडियो को देखा करें, सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें यार, लाइक भी कर लिया करें, और एक प्यारा सा कमेंट्स भी छोड़ दिया करें। तो मिलते हैं जल्दी ही अगली क्लास, जिसमें होगी FME की शुरुआत। तो अब हम जो है सब कुछ कर चुके हैं, FM यानी कि अब हम जो है मैथ्स की वीडियो बना चुके हैं, FEE की FME की FEE के बना चुके हैं, केमिस्ट्री की बना चुके हैं, सॉफ्ट स्किल की बनी हुई है, तो बस एक बचा हुआ है FME, उसको जल्दी खत्म करेंगे। तो मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।